मेरी आंख खुली तो चारों तरफ चीख पुकार मची थी। मेरे आसपास आदमियों की भीड़ थी, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग, और हमारे चारों तरफ लोगों को लकड़ी के फट्टों से पीटा जा रहा था। वे रहम की भीख मांग रहे थे और कस्में खा रहे थे कि अगले साल उनके और बच्चे होंगे। मेरे दिमाग में अजीब सी यादें घूमने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैं समय का चक्र पार करके किसी दूसरे इंसान के शरीर में आ गया हूँ, जिसका नाम भी मेरे ही नाम पर था। और यह जगह महान चियन साम्राज्य था, एक ऐसी मनगढ़ंत सल्तनत जिसका किसी भी इतिहास की किताब में कोई नामोनिशान नहीं था। यह दुनिया बेहद क्रूर थी। छोटी रियासतों के बीच लगातार चलने वाले युद्धों ने ज्यादातर मर्दों को खत्म कर दिया था, और अब यहाँ औरतों और मर्दों का अनुपात 9 और 1 का था। इसलिए राजा को डर था कि कहीं देश की आबादी ही न खत्म हो जाए, जिसके चलते उसने बहुत कठोर कानून बना दिए थे कि 16 साल से ऊपर के हर लड़के को कम से कम 2 पत्नियां रखनी ही पड़ेंगी, और अगर 4 साल के भीतर बच्चे नहीं हुए तो सरेआम पीटा जाता और जुर्माना भी लगाया जाता। जो चीखें मैं सुन रहा था वो उसी सजा की थी। तभी 40 साल के करीब के एक आदमी ने मुझे उठाया। उसने खुद को मेरा चाचा लिरमाजी बताया, जिसके चेहरे पर बचपन के चेचक के गहरे दाग थे। उसने मुझसे कहा कि पिटाई की चिंता मत कर, बस अधिकारियों को चांदी के सिक्के पकड़ाने होंगे। और उसने औरतों की 3 टोलियों की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि बाईं तरफ वाली औरतें हट्टी कट्टी और सबसे बेहतरीन है, बीच वाली कामचलाऊ है, लेकिन दाईं तरफ वाली बहुत ही दुबली पतली और कमजोर है, जिन्हें कोई नहीं अपनाना चाहता। मुझे तो हंसी आ गई। आज के युग के हिसाब से देखा जाए तो वे ठुकराई गई पतली लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक मानी जाती, लेकिन यहाँ तो शरीर का भरा पूरा होना और ताकत ही सब कुछ थी। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी और मेरी तो धड़कन ही रुक गई, क्योंकि उन औरतों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। समय का चक्र पार करने से ठीक पहले मैं इसी औरत के साथ एक अनजान मुलाकात पर गया था। वो एक आलीशान भोजनालय में मेरे सामने बैठकर अपने सजे हुए नाखून मेज पर बजाते हुए पूछ रही थी कि क्या मेरे पास अपना घर, गाड़ी और लाखों की जमा पूंजी है। और जब मैंने नामे सिर हिलाया तो उसने अपना गर्म पे मेरे सिर पर उड़ेल दिया, मुझे 2 कौड़ी का इंसान कहा और वहां से चली गई थी। जिसके बाद दरवाजे पर एक लुटेरा आ गया था और फिर मैं सीधा यहाँ आ टपका। क्या वह भी समय पार करके यहाँ आ गई थी? उसने मुझे घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह दौड़कर मेरे पास आना चाहती हो, लेकिन तभी एक दूसरी औरत ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह दबाया और उसे चुप रहने को कहा। ली शाओचेन की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मुझे दुख और गुस्से से देखा, लेकिन मैंने अपना मुंह फेर लिया। जब सजा देने का सिलसिला खत्म हुआ तो पत्नियां चुनने की बारी आई। पैसे वाले आदमी आगे की तरफ भागे और उन्होंने सबसे हट्टी कट्टी औरतों पर कब्जा कर लिया, जिसे देखकर चाचा ने दबी आवाज में गालियां दी, क्योंकि सारे अमीर लोग सबसे अच्छी औरतें ले गए थे। पास ही खड़े लोग एक सू लाओसेन नाम के आदमी की चुगली कर रहे थे, जो खुद आधी लाश जैसा दिख रहा था। फिर भी उसने 10 तगड़ी औरतें चुन ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, धंसी हुई आंखें, पीला चेहरा और हड्डियों का ढांचा। किसी ने सच ही कहा कि यह आदमी तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैंने उसकी 10 तगड़ी औरतों को देखा और मुझे भी शक हुआ कि वह उनमें से एक को भी संभाल पाएगा। आखिर जमीन कितनी भी उपजाऊ हो, अगर किसान में ही दम ना हो तो क्या फायदा। फिर लाया मोन्से का नाम पुकारा गया। सबसे अच्छी औरतें तो पहले ही चुनी जा चुकी थी, इसलिए उसने बीच वाली टोली से 5 औरतें उठा ली। मुझे उस आदमी के हौसले की दाद देनी पड़ी, हालांकि उसकी कुछ पत्नियां जवान भी नहीं थी, क्योंकि मुझे असली शरीर वाले की यादों से समझ आया कि जो औरतें युद्ध में अपने पति खो देती थी और जिनके लड़के नहीं होते थे, उन्हें वापस इसी स्वयंवर में भेज दिया जाता था। तभी मेरा नाम पुकारा गया, लिन सियाओफैन, और मैं अपनी उम्र के बाकी गरीब और दुबले पतले लड़कों के साथ आगे बढ़ा। अब तक बीच वाली टोली में 10 से भी कम औरतें बची थी, और दाईं तरफ वाली ठुकराई हुई औरतों को तो किसी ने छुआ तक नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि वे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी। बाकी लड़के एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे भागे, लेकिन मैं अपनी मस्ती में आराम से चलता रहा। जिस पर चाचा मुझ पर चिल्लाया कि जल्दी कर। चबूतरे पर बैठा अधिकारी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सबकी हड़बड़ाहट देखकर खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मुझे अकेले आराम से चलते हुए देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। जब तक मैं आगे पहुंचा, बीच वाली टोली पूरी तरह खाली हो चुकी थी और एक दुबला सा आदमी उन अनचाही औरतों की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे बाजार में सब्जी छांट रहा हो। वे औरतें बहुत बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी कि मालिक कृपया मुझे ले लीजिए, मैं ज्यादा खाना नहीं खाती, मेरी माँ के 3 बेटे थे। ऐसा कहते हुए वे घुटनों पर गिर पड़ी। मैंने उनके रोते हुए चेहरों और कमजोर शरीरों को देखा तो मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। इन बेचारियों का कोई सहारा नहीं था। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मुझे लगा कि मैं उन सबको ही अपने साथ ले चलूं, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उस दुबले आदमी ने एक औरत को जोरदार लात मारी। वो जमीन पर घिसटती हुई गिरी और सिसक सिसक कर रोने लगी, और वह आदमी उसे गालियां देते हुए निकम्मी कहने लगा। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी कि दीदी क्या तुम ठीक हो। और मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि मेरी वही पुरानी नखरेबाज औरत जिसने मुझ पर गर्म पे फेंका था, वह उसी लात खाए हुई औरत के पास बैठी थी जो असल में उसकी बहन थी। दर्द से तड़पती उस बहन ने लात मारने वाले आदमी की तरफ उम्मीद से देखा कि शायद वह उसे अपना ले, लेकिन ली शाओकियान ने उस आदमी को इस तरह घूरा जैसे उसे जिंदा जला देगी। वह आदमी हंसा और बोला कि अगर मेरे साथ चलना है तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। ली शाओकियान गुस्से से फटने ही वाली थी कि उसकी बहन ने उसका मुंह दबाकर उसे नीचे झुका दिया और फुसफुसाई कि क्या तुझे वेश्यालय जाना है। ये सुनकर ली शाओकियान एकदम चुप हो गई और वह आदमी अपनी जीत पर मुस्कुराया और उसने फिर से उन्हें मजबूर किया।
बस उसी पल मैं आगे बढ़ा। मैंने ली शाओकियान के सामने घुटनों के बल बैठकर हल्के से उसकी ठुड्डी उठाए। वह फटी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे एक ऐसी मुस्कान दी जिसका मतलब था कि पहचाना मुझे, और उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। उसके चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ झलक रही थी। अगर जिंदगी में उसे सबसे बड़ा पछतावा होगा तो वो मेरे साथ की गई वही मुलाकात थी, क्योंकि उसने सिर्फ इसलिए हाँ की थी कि मैं देखने में ठीक ठाक था, और अब हम दोनों यहाँ इस दलदल में फंसे थे। उसकी बहन ने हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगी कि हम दोनों को अपने साथ ले चलिए। हम ज्यादा नहीं खाते और बहुत मेहनत करेंगे मालिक। मैंने अपनी नजरें ली शाओचेन पर टिकाए रखी और कहा कि यह नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन यह इस मोहतरमा पर निर्भर करता है। उसकी बहन ने उसकी कमर पर चिकोटी काटी और कहा कि इससे मिन्नतें कर, लेकिन ली शाओचेन ने अपने होंठ भींच लिए और इनकार कर दिया। मैंने बहुत ही शांति से कहा कि लगता है तुम्हारी बहन अभी भी मुझे अपनी हैसियत से नीचा समझती है। खैर छोड़ो, मैं कोई और चुन लेता हूँ। ये कहकर मैं खड़ा हुआ और मुड़ गया। ये देखकर उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और ली शाओचेन को मारते हुए बोली कि क्या तू हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। ली शाओकियान की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और उसके अंदर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली कि कृपया हमें अपने साथ ले चलिए। ली शाओकियान को आखिरकार अपने घुटनों पर झुका देखकर मुझे कोई सच्ची खुशी नहीं मिली। बेशक हमारी वह पुरानी मुलाकात बहुत ही भयानक थी और उसने बिना किसी बात के मेरे ऊपर पे फेंक दिया था, लेकिन मैं उसे उसी समय खरी खोटी सुना चुका था, तो वह बात वहीं खत्म हो गई थी। इसलिए मैंने दोनों बहनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। ये सुनते ही चाचा घबराता हुआ आया और बोला कि क्या तू पागल हो गया है? ये यहाँ की सबसे दुबली पतली औरतें हैं, इनसे ना तो कोई काम होगा और ना ही ये बच्चे पैदा कर पाएंगी। तू जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा है। और उसने पास ही खड़ी दो थोड़ी भरी पूरी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कम से कम इन दोनों को चुन ले। लेकिन जिन दो औरतों की तरफ उसने इशारा किया, उन्होंने घबराते हुए एक तीसरी लड़की को भी आगे खींच लिया और तीनों एक साथ घुटनों के बल सिर झुकाकर बोली कि मालिक, हम दुबली जरूर हैं लेकिन हम पूरी तरह से स्वस्थ और मेहनती हैं। कृपया हम तीनों बहनों को अपने साथ ले चलिए। वे तीनों एक जैसी दिखती थीं और धूप व धूल से सांवली पड़ी त्वचा के नीचे उनके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तीन और, अगर इनके बच्चे नहीं हुए तो तुझे 50 डंडे पड़ेंगे और तेरा यह मरील सा शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। मैंने अपनी आंखें घुमाई और सोचा कि यहाँ सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में कोई दम नहीं है। दिन कम पड़ा तो रात सही, मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मेहनत का फल तो मिलता ही है। मैंने ऐलान कर दिया कि ठीक है, तुम तीनों भी मेरे साथ आ जाओ। और इसके बाद तो बात ही हाथ से निकल गई। बाकी बची हुई सारी औरतें दौड़कर आगे आ गईं, घुटनों पर गिरकर मुझसे उन्हें ले जाने की मिन्नतें करने लगीं। मैं हक्का बक्का रह गया। चाचा डर के मारे मेरे पीछे छुप गया। उन सभी लाचार और रोते हुए चेहरों को देखकर मेरे सीने में एक सच्चे मर्द का फर्ज जाग उठा और मैंने कह दिया कि ठीक है, तुम सब आ जाओ। चाचा ने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोला कि क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इन्हें खिलाएगा क्या? खुद के पेट पालने के तो लाले पड़े हैं। उसकी बात बिल्कुल सही थी। शायद मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था। तभी वह अधिकारी हंसता हुआ मेरे पास आया। वह काफी देर से मुझे देख रहा था। पहले उसे लगा था कि मैं बहुत आलसी हूँ इसलिए धीमे चल रहा हूँ, लेकिन अब वह मेरे इस बड़े हौसले से बहुत प्रभावित था। उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि नौजवान, तुम्हारा ये जज्बा काबिले तारीफ है, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो। फिलहाल इन 5 को ही ले जाओ। ये स्वयंवर साल में 2 बार होता है। अगली बार आकर और ले जाना। अब अधिकारी ने खुद कह दिया था तो मुझे भी हामी भरनी पड़ी। जिन औरतों को मैं नहीं ले जा सका वे पूरी तरह टूट चुकी थी। उनमें से 3 तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पास खड़ी एक औरत ने रोते हुए बताया कि जिन्हें कोई नहीं चुनता उन्हें नाच गाने वाले घर, यानी सीधे तौर पर वेश्यालय में भेज दिया जाता है। उसने मुझे उसकी और उसकी बहन की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मैं उन 3 बेहोश औरतों के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन चाचा ने मुझे जबरदस्ती खींच लिया और बोला कि 5 अनचाही पत्नियां ही बहुत बड़ी आफत है। चल चुपचाप अपनी चांदी पकड़। तो इस तरह मैं अपनी 5 पत्नियों और चांदी के 3 सिक्कों के साथ वहां से चल पड़ा। अगर कोई मुझसे पूछता कि जिस आदमी को कभी एक लड़की घास नहीं डालती थी, उसे 5 पत्नियां और साथ में पैसे कैसे मिल गए, तो मेरा सीधा सा जवाब होता कि बस समय का चक्र पार कर लो। लेकिन मेरी यह खुशी पल भर की ही थी। चांदी के 3 सिक्के इस शरीर के असली मालिक के लिए बहुत बड़ी रकम होंगे जिसने कभी सच्चा पैसा देखा तक नहीं था। लेकिन अब मुझे 6 लोगों का पेट पालना था और यह पैसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाने का कोई जुगाड़ ढूंढना था। फिर भी मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि 20 साल की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाला इंसान इन पुराने जमाने के लोगों के बीच भूखा तो नहीं मरेगा। 5 पत्नियां और 3 चांदी के सिक्के, कुल मिलाकर यह पुराना जमाना इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। चाचा बार बार यही कहे जा रहा था कि ये औरतें बहुत पतली हैं इसलिए इनके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं बस मुस्कुराता रहा। इन लोगों की पसंद भी अजीब थी। इतनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर ये सब भारी भरकम औरतों के पीछे भाग रहे थे। वैसे भी ये बात तो सब जानते हैं कि बच्चे पैदा होने में सबसे बड़ा खेल मर्द का होता है, और आज के जमाने की मशहूर हस्तियां भी तो लकड़ी जैसी पतली होती हैं, फिर भी उनके कितने ही बच्चे होते हैं। हम सब खामोशी से अपने घर की तरफ चलने लगे। वे 5 औरतें सिर झुकाए मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। जब हम वहां पहुंचे तो मेरी आंखें फटी रह गईं।
घर के आंगन को घेरने के लिए कुछ टूटी फूटी टहनियां लगाई गई थी और घर के नाम पर सिर्फ सूखी घास फूस की एक जर्जर झोपड़ी थी। वहां कोई असली दरवाजा तक नहीं था, बस कुछ लकड़ियों को रस्सी से बांधकर लटका दिया गया था। ली शाओचेन की बड़ी बहन ने सहमते हुए पूछा कि स्वामी, क्या सच में यही हमारा घर है? मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि हाँ, सालों से चल रहे युद्ध के कारण आज सबका यही हाल है। लेकिन तभी पड़ोस से किसी ने आवाज लगाई और जब मैंने देखा तो वह अपने नीले पत्थरों से बने एक बहुत ही आलीशान आंगन के सामने खड़ा था। मेरे होंठ फड़फड़ाए। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ हर कोई गरीब था, बस मेरी ही किस्मत फूटी थी। वैसे यह बात समझ में भी आती थी। यहाँ मर्दों की बहुत कद्र थी। जिन परिवारों में कई पत्नियां होती थी, उनके पास काम करने वाले हाथ भी ज्यादा होते थे, इसलिए वे मजे में रहते थे। उस ली इरमत्जी का बड़ा घर भी उसकी पत्नियों की मेहनत का ही नतीजा था। तभी मेरी एक पत्नी ने कोमलता से कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, एक दिन हम इससे भी बड़ा और आलीशान घर बनाएंगे। उसने आगे बढ़कर मेरे लिए टूटा हुआ दरवाजा खोला। मेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने मन ही मन उसकी तारीफ की। पर तभी ली शाओकियान अपनी उसी जानी पहचानी और ताने मारती मुस्कान के साथ मेरे सामने आ गई। ना कोई सवारी, ना अपना घर और ना ही कोई जमा पूंजी। चाहे आज का युग हो या पुराना जमाना, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारे अंदर 5 पत्नियां रखने का लालच तो आ गया, पर क्या तुम हमें 2 वक्त की रोटी भी खिला पाओगे? मैं बस उसे घूरता रहा। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? कुछ कहने को नहीं बचा। एक गरीब और लाचार आदमी हमेशा वैसा ही रहता है। मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा किया और अंदर चला गया। बाकी चारों औरतें पहले ही संस्कारी बहुओं की तरह काम में जुट चुकी थीं। कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई बिस्तर धूप में सुखा रही थी, तो किसी ने पानी उबालने के लिए आग जला ली थी। जब उसने मुझे देखा तो बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। स्वामी, कृपया यहाँ बैठ जाइए, पानी बस अभी गर्म हो जाएगा। उसने मुझे आंगन में रखे इकलौते स्टूल पर बैठाया और बहुत ही प्यार से मेरे कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी हल्की सी महक ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी मीठी आवाज में स्वामी सुनना मेरे दिल की धड़कनें तेज कर गया। मैंने प्यार से उसका हाथ छुआ। वह एकदम सुन्न पड़ गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने मुझे बताया कि सबके लिए ओढ़ने बिछाने का सामान कम है और बाकी पत्नियों ने अपने पुराने घरों से कुछ सामान लाने की बात कही है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें धन्यवाद कहा। पर बाप रे, जैसे ही मैंने धन्यवाद बोला, वे सब ऐसे कांपने लगी जैसे मैंने कोई बहुत भयानक पाप कर दिया हो। वे डर के मारे घुटनों के बल गिरने ही वाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनमें से एक ने कांपते हुए समझाया, स्वामी, आपने हमें एक बहुत ही भयानक नरक से बचाया है। आपकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। कृपया हमें इस तरह धन्यवाद देकर शर्मिंदा न करें। इस दुनिया में पत्नियां अपने पति की पूजा करती थीं, ना कि इसका उल्टा। मेरी तो पूरी दुनिया ही पलट गई थी। उनमें से 3 बिस्तर लाने चली गईं। जो आग जला रही थी, उसने अपना परिचय लू शो शो के रूप में दिया और साथ में उसकी बहनें सीसी और यिन यिन भी थीं। लू शो शो, ये नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये नाम तो मेरे जमाने की एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री का था। जब मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो सांवली त्वचा को छोड़कर उसके नैन नक्श बिल्कुल उसी अप्सरा जैसे थे। मैं अपनी इस अजीब किस्मत पर मन ही मन हंसा। अपने पिछले जीवन में मैं एक लड़की तक को नहीं पटा सका था और यहाँ किसी जादुई खेल से मुझे कई बेहद खूबसूरत अप्सराओं जैसी पत्नियां मिल गई थी। तभी सीसी मेरे लिए एक प्याले में गर्म पानी लेकर आई। स्वामी, आप सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, इसे पीने से पहले थोड़ा ठंडा हो जाने दें। उसकी इस छोटी सी दयालुता ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। पर इसके बाद जो हुआ उसने तो मुझे पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। शो शो ने लकड़ी का एक टब निकाला, उसमें गर्म और ठंडा पानी मिलाया, अपने हाथ से उसका तापमान जांचा और उसे मेरे पैरों के पास रख दिया। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, वह घुटनों के बल बैठ गई, मेरे घिसे पिटे जूते और मोजे उतारे, मेरी पतलून ऊपर मोड़ी और बहुत ही कोमलता से मेरे दोनों पैर उस गुनगुने पानी में डाल दिए। मैं वहां पूरी तरह सुन्न बैठा रहा। एक बेहद खूबसूरत और दयालु औरत मेरे पैर धो रही थी, मुझे अपना स्वामी कह रही थी और मेरी ऐसी परवाह कर रही थी जैसे मैं कोई देवता हूं। अपने पुराने जीवन के 30 सालों के अकेलेपन में मैंने कभी इतने प्यार का अनुभव नहीं किया था। शो शो के हाथ बहुत ही मुलायम थे। उस गर्म पानी और प्यार ने मेरे कान शर्म से लाल कर दिए और वह भी उतनी ही लाल हो रही थी। फिर सीसी ने मेरे प्याले के गर्म पानी पर फूंक मारी, उसे चखा और बहुत ही प्यार से मेरे होठों से लगा दिया। मैंने बस सादा उबला हुआ पानी पिया था, लेकिन वह दुनिया के सबसे मीठे अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। उसने हर घूंट के बाद अपनी आस्तीन से मेरा मुंह भी पोंछा। मुझे चक्कर आने लगा। एक बेहद खूबसूरत अप्सरा मुझे अपने हाथों से पानी पिला रही थी और दूसरी मेरे पैर धो रही थी। ये किसी सपने से कम नहीं था। किसी महान सम्राट को भी शायद ऐसा राजसी सुख नसीब नहीं होता होगा। जब पानी खत्म हो गया तो शो शो ने मेरे पैर पोंछे, एक छोटे से स्टूल पर बैठी और उनकी मालिश करने लगी। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो पूरी राजसी सेवा है। तभी ली शाओकियान और उसकी बहन बिस्तर लेकर वापस आ गई। जब शाओकियान ने शो शो को मेरे पैरों की मालिश करते देखा तो वह आग बबूला हो गई। तुम खुद को इस तरह इतना कैसे गिरा सकती हो? वह जोर से चिल्लाई। तभी एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने उसकी आवाज बंद कर दी। उसकी अपनी ही बहन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। दीदी, आपने सच में मुझे मारा।
शाओ कियान सदमे में घूरती रही। शो शो और सीसी ने भी उसे गुस्से से देखा। उसकी बहन ने उसे खींचकर जमीन पर झुका दिया। स्वामी, इसे क्षमा कर दें। ये नादान और मूर्ख है। लेकिन शाओ कियान अभी भी चुप नहीं हुई। इस खंडहर को देखो, इसकी कोई औकात नहीं है। तुम इसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हो? उसकी बहन ने उसे कई और थप्पड़ जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और इतनी जोर से जमीन पर माथा टेका कि उसका माथा लाल हो गया। स्वामी, कृपया क्रोधित न हो। ये दिल की बुरी नहीं है। मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैंने शाओ कियान की तरफ बहुत ही शांति से देखा और कहा, मेरा ये छोटा सा झोपड़ा आप जैसी महान देवी के लायक नहीं है, मोहतरमा शाओ कियान। कृपया अपने लिए कोई और बड़ा महल ढूंढ लें। ये सुनकर उसकी बहन का चेहरा पीला पड़ गया और वह और भी जोर से गिड़गिड़ाने लगी। शाओ कियान ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने उसका मुंह दबा दिया और उसे माफी मांगने का इशारा किया। तब मैंने शाओ कियान की आंखों में असली खौफ देखा। उसे बता दिया गया था कि यहाँ के नियम कैसे काम करते हैं। यहाँ औरतों के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते थे। पहला, किसी मर्द से शादी करना और उसे एक वारिस देना, यही एकमात्र सुरक्षा थी। दूसरा, वेश्यालय जाकर कठोर और गंदे ग्राहकों की सेवा करना। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक था, घर से बाहर निकाला जाना। जिन औरतों को उनके पति निकाल देते थे, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती थी, कोई अधिकार नहीं होता था। उन्हें महज एक सामान समझा जाता था जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, और अगर वे मर भी जाती तो किसी को रत्ती भर भी परवाह नहीं होती थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। वह यहाँ कई दिनों से थी, लेकिन अभी भी इस दुनिया की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई थी। ये दुनिया मर्दों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन औरतों के लिए यह एक जीते जागते नरक जैसी थी। वह बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी उन बड़ी बड़ी और नम आंखों से मुझे देखा। वह सच में बहुत ही दयनीय लग रही थी। तभी मेरी नजर उसकी बहन के माथे पर पड़े नीले निशान पर गई, जो जोर से माथा टेकने के कारण पड़ा था। मेरा दिल पिघल गया। मैंने व्यावहारिक होकर सोचा, हम वैसे भी बहुत गरीब थे, और एक इंसान और होने का मतलब था काम करने के लिए 2 हाथ और मिलना। और अगर मैं शाओ कियान को बाहर निकाल देता तो इससे उसकी बहन के साथ मेरा रिश्ता भी खराब हो जाता। ठीक है, सब लोग उठ जाओ, मैंने अपनी नायक वाली आवाज में कहा। तभी यिन यिन एक बहुत बड़ा गट्ठर लेकर अंदर आई, जिसमें बिस्तर, कपड़े, बर्तन और जाने क्या क्या था। शो शो और सीसी तुरंत उसका सामान उतारने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। यिन यिन तो अपने बचे हुए आधे बोरे चावल भी साथ ले आई थी। मैंने देखा कि यहाँ ज्यादा खाने को नहीं है। उसने कहा, ये हमारे लिए 2 दिन तक चल जाएगा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा घर इतना गरीब था कि हमारे पास ढंग का खाना तक नहीं था। उस चाचा के ताने मेरे दिमाग में गूंजने लगे, तो इन्हें क्या खिलाएगा? वह गलत नहीं था। मेरे पास चांदी के 3 सिक्के जरूर थे, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले थे। ये दयालु और प्यारी औरतें अब मेरा परिवार थी। मैं चाहता था कि वे एक अच्छी जिंदगी जिए, उन्हें अच्छा खाना मिले, रहने के लिए एक असली और पक्का घर हो, न कि यह टपकती हुई घास फूस से बनी जर्जर झोपड़ी। सिर्फ पैसे बचाने से काम नहीं चलने वाला था, मुझे पैसा कमाने का कोई ठोस तरीका ढूंढना ही था। मैंने दिमाग में थोड़ा हिसाब लगाया। साधारण अनाज की कीमत 500 तांबे के सिक्के प्रति हिस्सा थी, और एक हिस्से में लगभग 120 ग्राम होता था। चांदी के 3 सिक्कों से मैं बहुत सा अनाज खरीद सकता था। 6 लोगों के खाने का मतलब था कि मेरे पैसे मुश्किल से 2 महीने ही चल पाएंगे, और वह भी सिर्फ रूखे सूखे अनाज पर, बिना किसी मांस या अच्छी चीज के। ये बिल्कुल भी काफी नहीं था। मेरी शादी 5 बेहद खूबसूरत और नेक औरतों से हुई थी, और उनमें से हर एक शानदार जिंदगी की हकदार थी। अगर मैं अपने पुराने युग में होता तो इनमें से किसी एक से भी शादी होना मेरे लिए किसी खजाने के मिलने जैसा होता। मैंने खुद के लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय किया, हर दिन हमारी मेज पर मांस होगा, और एक दिन हमारा एक बड़ा 2 मंजिला महल होगा, जो उस चाचा के घर से कम 100 गुना ज्यादा आलीशान होगा। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं नाम की छोटी छोटी पर्चियां बनाऊंगा, ताकि यह तय कर सकूं कि हर रात मेरे साथ कौन सी अप्सरा सोएगी। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जब मैं दिन में ही ये रंगीन सपने देख रहा था, तभी मुलायम हाथों ने मेरे कंधों की मालिश करना शुरू कर दिया। दबाव बिल्कुल सही था। शो शो की मीठी आवाज मेरे कान के पास फुसफुसाई, स्वामी, क्या आप थक गए हैं? क्या मैं आपको आराम दूं? उसकी हल्की हल्की खुशबू मेरे ऊपर छा गई। वह मेरे इतने करीब थी, उसकी गर्माहट इतनी नशीली थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं मुड़ा, उसे धीरे से अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूम लिया। अगर तुम मुझे ऐसे ही उकसाती रही तो शायद मैं खुद पर काबू न रख पाऊं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। अरे स्वामी, अभी तो दिन का समय है, वह हकलाते हुए बोली। मैं हंस पड़ा और उसे छोड़ दिया, बस अपना हाथ उसकी पतली कमर पर रख दिया। मुझे सच में यहाँ के लोगों की सोच समझ नहीं आ रही थी। कोई इतनी खूबसूरत और कोमल औरत की कद्र कैसे नहीं कर सकता? तभी मेरे पेट से बहुत जोर की आवाज आई। जिस शरीर में मैं आया था, उसने कई दिनों से ढंग से कुछ खाया ही नहीं था। असली लिंसियाओ फैन इतना कमजोर और बीमार था कि अचानक लगे एक झटके ने ही उसकी जान ले ली थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। लगता है मैं खाना खाना भूल ही गया था। मैंने अजीब सी झेप मिटाते हुए अपना सिर खुजलाया। यिन यिन तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। हम आपके लिए अभी खाना पकाते हैं।
उसने अपने साथ लाया हुआ मोटा अनाज उठाया और सीसी के साथ रसोई की तरफ भाग गई। रसोई महज एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बड़ा सा बर्तन रखा था और उसकी छत इतनी जर्जर थी कि हवा के हर झोंके के साथ लगता था कि वह अभी ढह जाएगी, लेकिन किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। जब उनके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग उन्हें बांझ समझते हैं, तो वे एक गरीब घर के बारे में कैसे शिकायत कर सकती थी। शो मेरे पास ही रुक गई, मेरे कंधों की मालिश करती रही। वह चिंतित थी कि मैं बहुत कमजोर दिख रहा हूँ। वह अपनी शादी के पहले ही दिन विधवा नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी मुझे भयानक चक्कर आने लगे, इसलिए मैं बैठ गया और उसे अपनी देखभाल करने दी। ठंडी हवा के झोंके और उसके कोमल हाथों के स्पर्श से मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो खाना खाने वाली मेज मेरे ठीक सामने रखी हुई थी। वे पांचों औरतें उसके चारों ओर चुपचाप बैठी थीं। सिर्फ ली शाओकियान मुझे साफ चिड़न भरी नजरों से घूर रही थी। स्वामी, क्या आप भोजन करना चाहेंगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे भाप से उड़ते हुए चावलों का एक बड़ा सा प्याला ले आई, जिसे एक पुराने और घिसे पिटे बर्तन में परोसा गया था, क्योंकि हमारे पास धन का एक कटोरा तक नहीं था। मैंने उसे अपने पास खींचा और एक निवाला मुंह में रखा। खाते ही मेरी त्योरियां चढ़ गईं। वह मोटा अनाज बहुत ही कड़क, फीका और मेरे जमाने के स्वादिष्ट खाने से बिल्कुल अलग था। सीसी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। क्या मैंने इसे गलत पकाया है? क्या ये ठंडा हो गया है? वह इतनी डरी हुई लग रही थी जैसे मैं उसे अभी घर से निकाल दूंगा। येन तुरंत उसके बचाव में आ गई। मालिक, कृपया इसे बाहर मत निकालिए। अगली बार यह और अच्छा खाना बनाएगी। तभी शो अचानक खड़ी हो गई। उसने अपनी बहनों को पास खींचा और तीनों धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। स्वामी, कृपया हमें घर से मत निकालिए। यह आगे से बहुत सावधान रहेगी। कृपया इसे क्षमा कर दें। वे अपना माथा जमीन पर रगड़ने ही वाली थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तो बस खाने का स्वाद अजीब लगने पर मुंह बनाया था और इन्हें लगा कि मैं इन्हें घर से बाहर फेंकने वाला हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने जल्दी से कहा, खाना बहुत अच्छा है। बस मैंने बहुत समय से ऐसा खाना नहीं खाया है। मैंने हाथ से इशारा करके शो को अपने पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बिठा लिया। उसका माथा जमीन पर रगड़ने से लाल हो गया था और उसकी आंखें किसी डरे हुए खरगोश जैसी लग रही थी। मैंने बहुत ही प्यार से उसके आंसू पोंछे और खाना शुरू कर दिया। पहले कुछ निवालों के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। कई दिनों की भूख ने उस फीके और मोटे अनाज को भी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट खाने में बदल दिया था। मैं किसी भूखे जानवर की तरह खाने लगा। ली शाओकियान ने भी एक चम्मच चखने की कोशिश की, लेकिन खाते ही उसका मुंह बन गया। उसे हमेशा नाजों से पाला गया था और उसे ऐसा रूखा सूखा खाना खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसकी बहन ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शाओकियान उलझन और दर्द से उसे देखने लगी। उसने किया ही क्या था? बस चावल का एक छोटा सा निवाला ही तो खाया था। उसकी बहन ने घुटनों के बल बैठकर उसे बुरी तरह डांटा। तुम अपने स्वामी से पहले खाना नहीं खा सकती। क्या तुम यहाँ के नियम भूल गई हो? मैंने असली मालिक की यादों में खंगाला तो मुझे सच पता चला। इस साम्राज्य में औरतों को तभी खाने की इजाजत थी जब मर्द खा चुके हों। बिना इजाजत के खाने को चोरी माना जाता था और इसकी सजा मौत थी। सिर्फ वे औरतें जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया हो, वही अपने पतियों के साथ बैठकर खा सकती थी। मैंने एक गहरी सांस ली। शाओकियान की बहन ने यह सुना और वह घबरा गई। उसे लगा कि मैं बहुत निराश हूँ। उसने शाओकियान को दोबारा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मेरे घर में हम ऐसे फालतू नियमों को नहीं मानते। यहाँ सब एक साथ बैठकर खाएंगे। सारी औरतें हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। वे बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। सीसी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। स्वामी, आप खाए, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। तभी किसी के पेट से जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। सीसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह नजरें झुकाकर जमीन को घूरने लगी। प्यार से बात नहीं बन रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। मैं अंदर गया, काफी सारी खाने की डिंडियां और चम्मच ढूंढे और उन्हें बाहर ले आया। उन सबका चेहरा सफेद पड़ गया था। स्वामी, हम आपके साथ बैठकर नहीं खा सकते। हमारी तो अभी शादी हुई है। तुम सब अब मेरा परिवार हो, मैंने भारी आवाज में कहा। और इसका मतलब है कि तुम मेरी बात मानोगी, है ना? जी, कुछ भी, जब तक आप हमें घर से बाहर नहीं निकालते। बहुत बढ़िया, तो अब यह मेरा आदेश है कि तुम सब खाना खाओ। उन्होंने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से अपने चम्मच उठा लिए। उन्होंने बहुत ही छोटे और डरते हुए निवाले लिए। उन्हें डर था कि कहीं वे लालची न दिखें, लेकिन जल्द ही उन्होंने पूरा कटोरा साफ कर दिया। मैं और लाने के लिए उठा तो वे तुरंत उछल पड़ी। स्वामी, ये काम हमें करने दें। और वे भाप से भरा एक और कटोरा ले आईं। 2 कटोरे खत्म करने के बाद हम सबका पेट लगभग 60% भर चुका था। शो ने तो एक छोटी सी डकार भी ले ली। इन बेचारी औरतों ने जाने कितने जन्मों से भरपेट खाना नहीं खाया था। खाना वैसे ही कम था और औरतों को हमेशा सबसे अंत में और सबसे कम मिलता था। इसीलिए तो ये इतनी दुबली पतली थी, सालों की भूखमरी का नतीजा। मैंने भी संतुष्टि से एक डकार ली। तभी मुझे रोने की आवाज आई। वह शो थी। मैं उसके पास गया और उसकी ठुड्डी उठाई। उसकी आंखें लाल और नम थीं और उसकी नाक फड़क रही थी। तुम रो क्यों रही हो?
मैं बस अंदर से भर आई हूँ, उसने आंसू बहाते हुए कहा। मेरे खुद के पिता ने मेरी माँ के साथ कभी इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन आपने हमें अपने साथ एक ही मेज पर खाने के लिए बुलाया और मेरे आंसू भी पोंछे। मैं आपका ये कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। फिर उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। स्वामी, अगर 3 साल बाद भी हम में से किसी के बच्चा नहीं हुआ, तो हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगी। हम आप पर कोई भी आंच नहीं आने देंगी। शाओ कियान की बहन शाओरान भी रो रही थी। हम जानती हैं कि हमें कोई नहीं अपनाना चाहता था। आप इतने महान थे कि आपने हमें आसरा दिया। अगर हम वारिस पैदा नहीं कर पाए, तो हम आपको इसकी सजा नहीं भुगतने देंगी। शाओ कियान अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, उसने एक शब्द नहीं कहा। मैंने रोती हुई दोनों औरतों को अपनी ओर खींचा और उन्हें गले से लगा लिया। उनके आंसुओं से भीगे चेहरों को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। तुम्हें किसने कह दिया कि बेटा ना होना सिर्फ एक औरत का दोष है? वे सब मुझे सदमे में घूरती रह गईं। जेड ने उलझन भरे स्वर में सबसे पहले पूछा, अगर हम बेटा पैदा नहीं कर सकती, तो क्या ये हमारा दोष नहीं है? क्या यह एक मर्द का दोष भी हो सकता है? जैसे ही उसने ये बोला, उसने खुद को एक जोरदार तमाचा मार लिया। मुझे क्षमा करें स्वामी, मेरा मतलब आप पर शक करना बिल्कुल नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके पास चलकर गया। मैंने उसके गाल के लाल हिस्से को बहुत ही कोमलता से छुआ। जेड, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा वजूद मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरी इजाजत के बिना खुद को दोबारा कभी चोट मत पहुंचाना, समझी? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे आज तक किसी ने उससे ऐसी मीठी बात नहीं कही थी। बेटा पैदा करना सिर्फ एक औरत का काम नहीं है। मैंने कहा ना, यह ज्यादातर मर्द पर निर्भर करता है। तुम चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। और हमारे बेटे भी जरूर होंगे। ये सुनकर वे सब शर्म से पूरी तरह लाल हो गईं। मैंने इस घर के लिए कुछ कड़े नियम तय किए। हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, हम सब मिल बांट कर काम करेंगे, और कोई भी खुद को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर हामी भरी, और आखिरकार मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। फिर मैंने अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। एकदम नंगी दीवारें, चुराने लायक एक भी कीमती चीज नहीं, और हम सभी के शरीरों पर फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े। पर अब से मैं इस तकदीर को पूरी तरह बदल कर रख दूंगा। नंगी दीवारें, चुराने लायक कुछ भी नहीं, हम में से हर किसी के तन पर पैबंद लगे कपड़े। शादी में मिली चांदी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। मुझे एक पक्की योजना की जरूरत थी। सर्दियां आ रही थीं, घर की मरम्मत करवानी थी। हमें मांस, सब्जियां और अच्छा खाना चाहिए था, न कि सिर्फ मोटा अनाज। मैं अपनी हर पत्नी के लिए कपड़ों के 2 जोड़े खरीदना चाहता था। इन सब के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। लगभग 30 साल की शिक्षा, एक ग्रेजुएट डिग्री और विज्ञान में प्रशिक्षित दिमाग। एक छोटा सा प्राचीन गांव मुझे हराने वाला नहीं था। शुर मेरी तरफ ध्यान दो पतिदेव, क्या बात है? बस हमारे भविष्य की योजना बना रहा हूं, मैंने कहा। उसने खेत देखने की पेशकश की और जंगली सब्जियों के साथ सस्ता अनाज मिलाने का सुझाव दिया। चूंकि मैंने 5 पत्नियां ली थी, इसलिए गांव वालों ने हमें कुछ जमीन दी थी। जल्दी उगने वाली फसलें जल्द ही मदद कर सकती थी। तभी ली शाओ चियान से और रहा नहीं गया। क्या ये सच में इंसानों का खाना है? इसे तो सुअर भी नहीं खाएंगे। उसकी बहन ने उसे झकझोरा और 2 थप्पड़ मारे। शाओ चियान रो पड़ी और मुझ पर भड़क उठी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुमने इतनी सारी पत्नियों से शादी क्यों की? क्या तुम हम सबको भूखा मारना चाहते हो? शेरोन की आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन इस बार उसने अपनी बहन को नहीं, बल्कि खुद को थप्पड़ मारा। शाओ चियान सन रह गई। शेरोन ने उसे गहरी निराशा से देखा और याद दिलाया कि जिन औरतों को घर से निकाल दिया जाता है, उनका क्या हश्र होता है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई हैसियत नहीं, वेश्यालय की औरतों से भी बदतर सुलूक। शाओचिन सिकुड़ गई। वह घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन उसके मुंह से माफी नहीं निकली। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, बाहर से एक औरत की चीख सुनाई दी। मैं सबसे पहले बाहर निकला। कमजोर बाढ़ के पार मैंने नंगे पैर और बिखरे बालों वाली एक औरत को देखा, जिसके पैरों से खून बह रहा था। वह एक बड़े से आदमी से बचकर भाग रही थी जो उसकी पीठ पर झाड़ू मार रहा था। जहां वह भागी, वहां जमीन पर खून के छींटे पड़ गए। मेरी पत्नी खौफ से पीछे हट गई। वह आदमी, हमारा पड़ोसी ली दानेउ, मुझे देखकर अपने पीले दांत निकालकर मुस्कुराने लगा। हाउ फैन, मैंने सुना है तुमने 5 ऐसी औरतें रखी हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता था। देखो तुम सब कितने दुबले और कमजोर हो। ये न तो काम कर सकती हैं और न ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। मैं अपनी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। चाचा दानेउ, मेरी पत्नियों के बच्चे हैं या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने मेरी तरफ थूका। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, और तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है। मैं टस से मज नहीं हुआ। पुराना लिन हसिया फैन डर के मारे जमीन पर दुबक जाता, लेकिन अब मैं वो नहीं था। शुर, मेरे लिए चाकू लाओ। वह जम गई, फिर रसोई की तरफ दौड़ी और एक पुराना चाकू ले आई। मैंने उसे हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए लापरवाही से दानेउ की तरफ लहराया। ये चाकू थोड़ा कुंद है। वह पीछे हट गया। मैंने नाटकीय अंदाज में आह भरी। ना माँ बाप, ना धन का घर, कमजोर शरीर, ऐसी जिंदगियां जिन्हें कोई नहीं चाहता। बताइए चाचा दानेउ, ऐसी जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है? उसका चेहरा पल भर में बदल गया।
जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ न हो, वह बहुत खतरनाक होता है। वह बुदबुदाया कि मैं खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा हूं और उस औरत के पीछे भाग गया जिसे वह पीट रहा था। उसके जाने के बाद मेरी पत्नियां डरी हुई थी, लेकिन उन्हें राहत भी मिली थी। मैं समझ सकता था कि वे सब एक ही बात सोच रही थी। दानेव जैसे मर्दों की तुलना में मैं उतना भी बुरा नहीं था। शुर और बाकी बहनों ने मुझे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। शेरोन अभी भी अपनी जिद्दी बहन को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह भी अब ज्यादा शांत लग रही थी। मैंने चाकू वापस रखा और मुस्कुराया। चलो गांव के मुखिया से मिलने चलते हैं। हम गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति लीडो के घर गए। जब उसने मुझे और मेरी पत्नियों को देखा तो उसने आह भरी। आह जियोफान, तो तुमने इन्हें चुना है। मेरी पत्नियों ने शर्म से सिर झुका लिए। उन्हें पता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अनचाही औरतें जो बेटे पैदा नहीं कर सकती थी। उन्हें लगा जैसे वे मेरे लिए बदनामी लाई हैं। ये बिल्कुल ठीक है चाचा ली, मैंने कहा। मैं ये देखने आया था कि हमें कौन सी जमीन मिल सकती है। मुखिया लिडा ने सिर हिलाया। ज्यादातर अच्छी जमीनें पहले ही बन चुकी हैं। तुम बहुत देर से आए। यही नियम है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। झूठे मोनसे ने, जो पहले इतना दोस्ताना बर्ताव कर रहा था, मुझे भनक लगने से पहले ही चुपचाप अपना हिस्सा हथिया लिया था। अब क्या बचा है, मैंने पूछा। लिता मुझे दिखाने ले गया। इस इलाके में दो तरह की जमीनें थी, समतल खेत और पहाड़ी ढलान। समतल खेत उपजाऊ थे, लेकिन वे पहले ही लिए जा चुके थे। ढलानों पर कर कम था, लेकिन फसल खराब होती थी। उन्हें कोई नहीं चाहता था। उसने पहाड़ के पास एक बड़ी ढलान की ओर इशारा किया। ये हिस्सा अभी किसी ने नहीं लिया है। जमीन की खराब गुणवत्ता की भरपाई के लिए मैं तुम्हें ये ज्यादा मात्रा में दे सकता हूँ। तभी दानेव वहां आ गया। चाकू वाली घटना को लेकर वह अभी भी खुन्नस में था और मुझे शर्मिंदा करना चाहता था। क्या तू सच में इस बंजर कबाड़ जमीन पर खेती करने वाला है? वह हंसा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और ली से पूछा कि क्या कुछ और भी है। उसने आह भरी और मुझे दक्षिणी पहाड़ की तरफ ले गया। वहां की जमीन तो और भी खराब थी। हर तरफ जंगली घास उगी थी। साफ दिख रहा था कि सालों से इसे छोड़ दिया गया था। लेकिन जब मैं मुआयना कर रहा था तो मैंने एक अजीब बात नोटिस की। खेत का दाहिना हिस्सा अजीब तरह से बंजर था। वहां लगभग कोई घास नहीं थी, मुश्किल से कोई पेड़ था और जो बचे थे उनके पत्ते सूख चुके थे। मैं पास से देखने के लिए नीचे झुका। लिता घबराते हुए मेरे पास आया। कोई नहीं जानता कि इस जगह को क्या हुआ है। यहाँ घास भी नहीं उगती। बुजुर्ग कहते हैं कि यह शापित है। शापित? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं विज्ञान की डिग्री वाला एक आधुनिक आदमी था। मैं शाप वाप में विश्वास नहीं करता था। मैंने थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। लिडानी ने मेरी दिलचस्पी देखी और उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। तुझे सच में ये बंजर जमीन चाहिए? तू पक्का पागल है। वह बकवास करता रहा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अगर मैं ले भी लूं तो क्या? तुझे किस बात की इतनी मिर्ची लग रही है? उसने अपना सीना फुला लिया। अगर तूने ये पहाड़ी ली तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। मैं तेरा सिर लेकर क्या करूंगा? अगर तू सच में शर्त लगाना चाहता है तो पैसों की शर्त लगा। वह झिझका। मेरी पत्नियों ने मुझे घेर लिया और मेरी आस्तीन खींचने लगी। वे मुझसे ऐसा न करने की भीख मांग रही थी। चौचर ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं उगता और यह बेकार है। चारेन ने बगल वाले खेत की ओर इशारा किया जहां कम से कम जंगली घास तो उग रही थी। येन येन और सीसी दोनों ने मुझसे कुछ और चुनने की गुहार लगाई। डैनी ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर मैंने ये बंजर जमीन ले ली तो मुझे ऐसी मिट्टी पर टैक्स देना पड़ेगा जहां कुछ नहीं उगता। आखिर में पछताकर मैं इसे छोड़ दूंगा और दोनों ही हाल में जीत उसकी ही होगी। ठीक है, उसने कहा। चांदी के 2 सिक्के। अगर तू यह जमीन लेता है तो मैं तुझे 2 सिक्के दूंगा। लेकिन अगर तूने बीच में ही हार मान ली तो तू मुझे 4 सिक्के देगा। लिता ने मुझे रोकने की कोशिश की। सेजोफिंड, जल्दबाजी मत कर। दानेव मुस्कुराया। क्या बात है, लिन जियोफान? डर गया। यह जमीन एकदम कौड़ी के भाव की है। अगर तू हार भी मान ले तो भी मैं तुझे कायर नहीं कहूंगा। मुझे उकसाने के लिए लिता दानेव पर भड़क गया। लेकिन इससे पहले कि वह बात रोकता, मैं बोल पड़ा। चाचा ली, यह जमीन उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन शर्त बहुत छोटी है। इसे 4 सिक्कों का करो, फिर मैं सोचूंगा। दानेव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा कि अगर मैं बाद में 2 गुना 8 सिक्के नहीं चुका पाया तो वह मेरी पत्नियों को ले जाएगा। ये सोचकर ही वह खुश हो गया। मैंने झिझकने का नाटक किया। चाचा ली, रहने देते हैं। दानेव तुरंत बीच में कूद पड़ा। 4 सिक्कों की शर्त पक्की। लेकिन अगर तूने हार मानी तो तू मुझे 8 सिक्के देगा। मैंने सिर हिलाया। मंजूर है। लिता ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। मेरी पत्नियों ने मुझे रुकने की मिन्नतें की, लेकिन मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे चांदी अभी चाहिए। दानेव का चेहरा तन गया। 4 सिक्के उसके लिए 10 साल की कमाई के बराबर थे, लेकिन उसने उन्हें मेरे हाथ में रख दिया। मैंने चांदी झपटी और इतनी जोर से मुस्कुराया कि शायद उसकी आंखें चौंधिया गईं। चाचा दानेव, आपकी इस दरियादिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे घूर कर देखा। तुझे यह आज नहीं तो कल लौटाना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, मैंने कहा। वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने के बाद मैं हाथ में बजते चांदी के सिक्कों की धुन गुनगुनाता हुआ वहां से चल पड़ा। मेरी पत्नियां बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने हिसाब लगा लिया था। जमीन 60 एकड़ से ज्यादा थी, जिसका मतलब था अगले साल टैक्स के रूप में अनाज की भारी मात्रा देनी होगी। मिट्टी इतनी बंजर थी कि उस पर जंगली घास भी नहीं पनप सकती थी। उन्हें लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। शुर शुर शांत रहने की कोशिश करते हुए मेरे साथ साथ चल रही थी। जरूर ये खेत उपजाऊ होंगे, वरना यहाँ सबसे कठोर घास भी क्यों मर जाती। आपने यह जमीन क्यों ली? मैंने मुस्कुराकर उसके गाल खींचे। बिल्कुल चॉकलेट की तरह मुलायम। पतिदेव, मैं मजाक नहीं कर रही, उसने शर्माते हुए कहा। मैं हंसा। प्रिय शुर शुर, मैंने ये कब कहा कि मैं यहाँ कुछ उगाना चाहता हूँ? उसकी आंखें फटी रह गईं। कुछ नहीं उगाना? तो फिर इसे लिया ही क्यों? मैंने नीचे झुककर तेजी से उसके होठों को चूम लिया। बहुत मीठे थे। वह शर्म से लाल हो गई। आप फिर से मुझे चिढ़ा रहे हैं। वो हिस्सा जहाँ घास है वहां हम बाद में सोचेंगे कि क्या बोना है, मैंने उससे कहा। लेकिन इस बंजर हिस्से में हम कुछ नहीं बोने वाले। मेरा विश्वास करो, इस जमीन के नीचे कुछ बहुत कीमती छिपा है। वह मुझे ऐसे घूरती रही जैसे तय नहीं कर पा रही हो कि मुझ पर विश्वास करे या नहीं। जब शावरान और बाकी सब औजार लेकर आ गए तो मैंने एक फावड़ा उठाया और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। शुर शुर ने यिन यन को मेरे पीछे भेज दिया। वह बहनों में सबसे ताकतवर थी और मेरी हिफाजत कर सकती थी। मैंने सबसे सूखी और बंजर जगह खोजी और खुदाई शुरू कर दी। यिन यन दौड़कर आए और मेरे हाथों से फावड़ा ले लिया। पतिदेव, खुदाई का काम बहुत भारी है, मुझे करने दीजिए, आप आराम कीजिए। यिन यन ने मुझे किनारे किया, अपनी आस्तीनें चढ़ाई और किसी मशीन की तरह खुदाई करने लगी। उसके बगल में मिट्टी का ढेर तेजी से बढ़ने लगा। मैं वहां फावड़ा पकड़े खड़ा था और देख रहा था कि ये दुबली पतली लड़की कैसे मुझे काम में पछाड़ रही थी। इस दृश्य में कुछ तो अजीब था। पसीना तो मुझे बहाना चाहिए था ना। अगर आधुनिक दुनिया के मेरे कुंवारे दोस्त मुझे इस तरह देख लेते तो वे मेरा मजाक उड़ाते। मैंने काम अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मुझे करने दो पतिदेव, मैं थकी नहीं हूँ, उसने अपने हाथ की पीठ से पसीना पोंछते हुए कहा। वह सही से मुस्कुराए और अपनी पतली बांह को सिकोड़ कर दिखाया। देखिए, मैं मजबूत हूँ। उसकी छोटी सी मांसपेशी उभर कर आई। मेरे पीले और कमजोर शरीर के मुकाबले वह सच में ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन जब उसने मुट्ठी बांधी तो मैंने उसकी कलाई पर एक निशान देखा। मेरी आंखें गुस्से से अंधेरी हो गईं। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने दिमाग में एक बात बैठा ली। यह मेरी औरत है, मेरी जिम्मेदारी है। कोई इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वह वापस खुदाई में लग गई और मुझे पता था कि अब बहस करना बेकार है। इसलिए मैं पीछे हट गया, घास का एक तिनका उठाया, उसे मुंह में दबाया और पैर पर पैर रखकर वहीं लेट गया। मैं उसे काम करते हुए देखने लगा और साथ में गुनगुनाने भी लगा। शुरुआत में मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ। मैं अपनी पत्नियों की सोच बदलना चाहता था, उन्हें सिर उठाकर और गर्व से जीना सिखाना चाहता था। लेकिन फावड़े चलाने के बीच जब वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, तब पसीने से तरबतर होने के बावजूद मैंने एक बात समझी। ये औरतें अपनी ताकत साबित करना चाहती थीं। इससे उन्हें जीने का एक मकसद मिलता था। भला मैं कौन होता हूं उनसे ये छीनने वाला? एक आलसी निकम्मा इंसान बनना भी उतना बुरा नहीं था। नीला आसमान, ताजी हवा, धीमी धीमी हवा का झोंका। इस प्राचीन युग की जिंदगी भी काफी आरामदायक थी। इस बीच पहाड़ी की ढलान पर ली शाओ चियान गुस्से से उबल रही थी। वह मुझे आराम से लेटे हुए देख रही थी जबकि यिन यिन सारा काम कर रही थी। वह लगभग फटने वाली थी। दीदी, उसे देखो, ये कितनी शर्म की बात है। उसने शाओरान को झकझोरा, लेकिन शाओरान ने बस उसके सिर थपथपाया। तुम्हें अपने पति से क्या दिक्कत है, रेस्टे? उनकी देखभाल करना हमारा ही तो काम है। शाओ चियान को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी बहन ने इस दुनिया के नियमों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। शाओरान का चेहरा गंभीर हो गया। मैं अब तुम्हारे लिए और भीख नहीं मांगूंगी। तुम्हें पता है कि जो औरतें घर छोड़कर जाती हैं, उनका क्या अंजाम होता है। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम बाहर ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। इस बात ने शाओचिन की बोलती बंद कर दी। उसके हाथ कांपने लगे। अपनी बहन के बिना उसका खेल खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो, शेरोन ने धीरे से कहा, तो अपने पति की सेवा करो और उनकी बात मानो। अचानक यिन यिन चिल्लाए। मैं उछलकर खड़ा हो गया। हर कोई दौड़कर वहां पहुंचा। मैं और खुदाई नहीं कर सकती, यिन यिन ने कहा। नीचे कोई सख्त चीज है। मैंने उसे ऊपर खींचा और गड्ढे में कूद गया। मैंने नीचे बैठकर सतह को छुआ। सफेद पत्थर जो थोड़ा गर्म था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पत्थर पर कुछ वार किए। ये बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं था, लेकिन इसे तोड़ना मुश्किल था। येनियन ने काम हाथ में लेने की पेशकश की, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे ये खुद देखना है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये हमें रातों रात अमीर बना सकता है। औरतों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। पहाड़ के नीचे पत्थर मिलना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन शाओ क्यूई ने गड्ढे में झांकने के लिए अपनी गर्दन घुमाई। मैं देख सकता था कि उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। अमीन, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। अगर नीचे कोई कीमती चीज हुई तो हमें और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लिन जिया फैन ने पूछा, ये कौन सा पत्थर है? जब मैंने चूना पत्थर का नाम लिया तो शाओचिन की आंखें चमक उठी।
वह बेवकूफ नहीं थी, उसे पता था कि चूना पत्थर इमारतें बनाने के काम आता है। अगर इस पहाड़ में सच में इसका भंडार है तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं, उसने चिल्लाकर कहा। शेरोन थोड़ी शक में थी। शुर ने भी सिर हिलाया। अगर यहाँ चूना पत्थर होता तो लोगों ने बहुत पहले ही इसे निकाल लिया होता। मुझे लगता है कि यह कोई नई किस्म हो सकती है, मैंने कहा। चलो थोड़ा निकालते हैं और इसका परीक्षण करते हैं। मुझे पता था कि चूना पत्थर को कैसे संसाधित किया जाता है। मैंने आधुनिक समय में स्कूल में पढ़ा था और वीडियो भी देखे थे। असली रहस्य कैल्सिनेशन था, इसे सही तापमान पर गर्म करना। इसके लिए मुझे एक भट्ठा बनाना था। औरतें पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थीं, लेकिन शाओ चियान ने उन्हें आगे बढ़ाया। वैसे भी इस जमीन पर कुछ नहीं उग सकता, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं खुदाई जारी रखना चाहता था, लेकिन यिन यिन ने मुझे गड्ढे से बाहर खींच लिया। पतिदेव, ये काम आपके लिए बहुत थकाऊ है, आप आराम कीजिए। शुर भी सहमत हो गई। हम इसे संभाल लेंगी। यिन यिन मुझसे ज्यादा ताकतवर थी और उसने जल्दी ही कई टुकड़े खोद निकाले। औरतें उन्हें घर ले गईं, जबकि मैंने एक पत्थर लिया और भट्ठा बनाने के लिए वापस चल पड़ा। गांव के रास्ते में मेरा सामना ली एर माजी और ली एर दानेव से हुआ। दोनों धूप में बैठे थे और उनकी पत्नियां उनके कंधे दबा रही थी। दानेव ने मुझे देखकर ताना मारा। यह क्या है? एक पत्थर? तू इतना गरीब है कि पत्थरों को ही खजाना मान रहा है। माजी ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, जियाओफेन, मैंने सुना तूने वो मुर्दा पहाड़ी खरीद ली है। तुझे हार मान लेनी चाहिए। मैंने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब जरूरत थी तब ओरमत्सी ने मुझे उस जमीन के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। अब वह परवाह करने का नाटक कर रहा है। हार मानने की कोई जरूरत नहीं है चाचा ली, मुझे वो जमीन पसंद है। दानेव हंसा और मेरे पत्थर को देखने लगा। पत्थरों की बात सुन रहे हो? तुम्हारी जिंदगी का क्या मोल है? बेकार, बहुत पतले और छोटे। फिर उसने अपने पीछे खड़ी औरत की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। थोड़ा जोर लगा। उस औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरे सीने में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, औरतें प्यार करने के लिए होती हैं, पीटने के लिए नहीं। सिर्फ नामर्द ही औरतों पर हाथ उठाते हैं। जेड अभी बाहर आई थी और उसने मुझे ये कहते सुन लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह आसमान की तरफ देखने लगी ताकि उसके आंसू न गिरे। फिर दानेव चिल्लाया, क्या तू पागल है? रामाजी ने जल्दी से बात बदली और मेरे पत्थरों के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी रसोई ठीक करने की सोच रहा हूँ। उसने सहमति जताते हुए कहा कि उसे मरम्मत की जरूरत है, ध्यान रखना कहीं हवा इसे उड़ाकर न ले जाए। मैंने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। इनमें से कोई भी आदमी मेरे समय के लायक नहीं था। मैंने जेड को एक टोकरी ले जाते हुए देखा। वह शर्मीली और घबराई हुई लग रही थी। पतिदेव, मैंने उसकी तरफ कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपना काम करो, लेकिन ज्यादा काम करके खुद को थकाना मत, मुझे बुरा लगेगा। उसने उन दोनों को धीरे से कुछ कहा और भाग गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। मैं मन ही मन हंसा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया था? वह लड़की शर्मिंदा लग रही थी। मेरे पीछे दानेव ने थूका, ये नाटक करते हुए कि वह और मोंजी अभी भी बात कर रहे हैं। वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, कि मेरी पत्नियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती और सरकारी सजा मुझ जैसे छोटे आदमी की जान ले लेगी। तभी दानेव का ध्यान अपनी पत्नी पर गया जो मेरे घर की तरफ घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना बड़ा हाथ उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। तू नाकारा औरत, किसी दूसरे मर्द को घूरती है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दानेव ने अपना जूता निकाला और उससे अपनी पत्नी को पीटने लगा। वह चीखती हुई भागी। हरमात्सी बस अपने पीले दांत निकालकर मुस्कुराता रहा। पास खड़ी एक दूसरी औरत डर के मारे कांप रही थी। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि मैं 5 औरतों को घर लाया हूँ। बिना बिकने वाली औरतें। क्यों? हर कोई मुझे फेल होते देखने का इंतजार कर रहा था। उस दोपहर मेरी औरतें पहाड़ से पत्थर ढोकर लाती रहीं। गांव वाले देखते और हंसते, उन्हें लगा कि मैं बस अपना टूटा हुआ घर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गंदी सोच वाले आदमियों ने मेरी पत्नियों को घूरा और फुसफुसाए कि भले ही वे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वे वेश्यालय की लड़कियों से ज्यादा सुंदर हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। मैं पिछवाड़े में मिट्टी के भट्ठे के लिए गड्ढा खोद रहा था। मैंने पिछले जन्म में इसकी पढ़ाई की थी, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। सूरज ढलने तक औरतें वापस आ गईं और तुरंत मेरे हाथों से औजार ले लिए मुझे किनारे कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ विरोध करता, शाहवारा एक स्टूल ले आए और मेरे पैरों की मालिश करने लगी। शुर ने मेरे कंधों को धीरे से दबाना शुरू कर दिया। जेड पानी उबालने के लिए दौड़ी। जल्द ही शौवारा गर्म पानी से मेरे पैर धो रही थी, जबकि शुर मेरे कंधों को दबा रही थी। मैंने गहरी राहत की सांस ली। दिन भर काम करने के बाद ये स्वर्ग जैसा लग रहा था। शाओसिन दूर खड़ी दांत पीस रही थी। हम दोनों ने समय यात्रा की थी। मैं एक राजा की तरह क्यों जी रहा था जबकि वह कष्ट सह रही थी। सी मेरे लिए पानी लाई जो बिल्कुल सही तापमान पर ठंडा था। मैं इतना आलसी हो गया था कि अपनी आंखें भी नहीं खोलना चाहता था। उसने मेरे होठों से वह दरार वाला प्याला लगा दिया और मैंने बिना हाथ उठाए पानी पिया। मीठा और सुगंधित। आराम करने के बाद मैंने चूना पत्थर के टुकड़ों को भट्ठी में जमाया, आग जलाई और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सुरक्षित है।
रात के खाने में मिश्रित अनाज का चावल और दलिया था। सी ने उन बांसों से कटोरे बनाए थे जिन्हें शेरोन ने पहले काटा था। लेकिन मैंने एक अजीब बात देखी। मेरे कटोरे में चावल थे जबकि औरतों के पास सिर्फ पतला दलिया था। मैंने त्योरियां चढ़ाई, क्या हम सब एक जैसा खाना नहीं खा रहे हैं? शुर ने घबराकर समझाना शुरू किया, स्वामी, हमें भूख नहीं है, हमें सिर्फ दलिया खाने की आदत है। मैंने उसे स्थिर नजरों से देखा, अपना मन बदल लो और दलिया के साथ चावल भी खाओ। इस घर में हर कोई एक जैसा खाना खाएगा, कोई भेदभाव नहीं। किसी ने बहस नहीं की, हम सब ने एक साथ खाना खाया। औरतें शांत थीं, लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी आंखें भर आई थीं और वे गहराई से प्रभावित थीं। रात के खाने के बाद शुर ने पूछा कि क्या उन्हें कल भी पत्थर खोदना जारी रखना चाहिए। मैंने हाँ कहा, फिर अपनी चांदी निकाल ली। सरकार की तरफ से 3 मुद्राएं और उस दानेऊ के बिस्तर से मिली रकम। कुल 7 चांदी की मुद्राएं हैं। कल मैं शहर जाऊंगा, मैंने ऐलान किया। नया बिस्तर, तुम में से हर एक के लिए कपड़ों के 2 जोड़े, मांस, सब्जियां। हम हमेशा इस खुरदरे अनाज पर जीवित नहीं रह सकते। उनके चेहरों के भाव अजीब हो गए। शेरोन ने सावधानी से कहा, स्वामी, सर्दियां आ रही हैं। शायद हमें अनाज के लिए चांदी बचानी चाहिए और वसंत तक किसी तरह बस जीवित रहना चाहिए। मैं मुस्कुराया। पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास कमाने के बहुत से तरीके हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी विनम्र मुस्कान मुश्किल से उनके संदेह को छिपा पा रही थी। ये दुबला पतला बीमार सा आदमी पैसे कैसे कमा सकता है? लेकिन मैं उनका पति था, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। बाहर वाली भट्ठी याद है? मैंने गंभीरता से कहा, एक बार जब हम उन पत्थरों को चूने में बदल देंगे तो समझो वो पैसा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, टूटे हुए भूरे पत्थर चूना बन जाएंगे, वह भी सिर्फ लकड़ी की आग से। ये किसी असली काम के बजाय बच्चों के खेल जैसा लग रहा था। लेकिन वे मेरे आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए किसी ने बहस नहीं की। पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैंने कहा। रात बहुत हो चुकी है, चलो सोते हैं। तभी कुछ अजीब हुआ। आमतौर पर कोई न कोई तुरंत सहमत हो जाता था, लेकिन इस बार 5 औरतें एकदम चुप हो गईं। उनके सिर झुक गए, चेहरे लाल हो गए और हाथ घबराहट में अपने कपड़ों को कसकर पकड़ने लगे। मैं हैरान होकर उन्हें घूरने लगा। 30 साल तक कुंवारे रहने के कारण मुझे औरतों के इस इशारे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आखिरकार शुर ने मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, स्वामी, आज हमारी सुहागरात है, तो सबसे पहले आपके साथ कौन रुकेगा? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। कल रात जब शुर ने पूछा था कि मैं सुहागरात किसके साथ बिताऊंगा, तो मैं शर्म के मारे लगभग मर ही गया था। 5 खूबसूरत पत्नियां इंतजार कर रही थीं, लेकिन हम तो अभी अभी मिले थे। मैं किसी एक को चुन नहीं पाया। अंत में मैंने उन सभी को प्यार से गले लगाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले एक दूसरे को जान लें। उनके चेहरों पर राहत छा गई थी। इसलिए अपनी सुहागरात पर घर में 5 पत्नियों के होने के बावजूद मैं अकेला ही सोया। अगली सुबह शुर और मैं शहर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन पूरे रास्ते वह पैसे बचाने और ज्यादा खर्च न करने की बात करती रही। उसने एक छोटी गृहिणी की तरह हमारी चांदी का प्रभार भी ले लिया था। उसका मुंह चलना बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने उसके होठों को देखा और मुझे एक तरकीब सूझी। सावधान, मैंने अचानक कहा। वह चौंक कर रुक गई, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मैंने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और बीच सड़क पर ही चूम लिया। उसने पूरी तरह लाल होकर मुझे धक्का दिया। स्वामी, बीच सड़क पर। मैं पीछे हटा और शरारत से मुस्कुराया। अब बहुत बेहतर लग रहा है। उसने मुझे शर्मीली लेकिन तीखी नजर से घूरा। उसका चेहरा लाल था, लेकिन वह रूप इतना मनमोहक था कि मेरा गला सूख गया। ये लड़की एक दिन मेरी जान ले लेगी। वह शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। एक आम किसान के लिए यह 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन मेरा शरीर इतना कमजोर था कि हमें 1.5 घंटा लग गया। जब तक हमें शहर की दीवारें दिखीं, मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। शुर ने एक रूमाल निकाला और मेरा चेहरा पोंछा। मैंने उसे यह नहीं मानने दिया कि मेरी हालत खराब हो रही है। मैं ठीक हूँ। उस शहर का नाम गौ था। लगातार हमलों के कारण इसकी दीवारें लगभग 4 मीटर ऊंची थीं। दरवाजे पर 2 उबे हुए सैनिक खड़े थे। अंदर मुख्य सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं और लोगों ने हर जगह स्टॉल लगा रखे थे। शुर इस जगह से वाकिफ लग रही थी। उसने मुझे बताया कि वह और ये तीत अपने परिवार के लिए सामान खरीदने अक्सर यहाँ आते थे। 2 जवान लड़कियां इतनी दूर अकेली चलकर आती थीं। क्या तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता था? मैंने पूछा। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यिन यन बहुत ताकतवर है। उसने हमारे पिता से शिकार करना सीखा है। आम जानवर हमें हरा नहीं सकते। इससे यिन यन की मांसपेशियों का राज तो खुल गया, लेकिन मुझे उसकी बाहों पर बने चोट के निशान याद आ गए। मेरा चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते थे? मैंने सावधानी से पूछा। शुर का चेहरा उतर गया। मेरी माँ दयालु थी, लेकिन उनकी 3 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं। इससे मेरे पिता हमेशा क्रोधित रहते थे। उनकी बहन और उनका बेटा अक्सर हमें पीटते थे। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर मैं कभी उस परिवार से मिला तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुर मुझे शहर की सबसे बड़ी अनाज की दुकान जिया ग्रेन शॉप पर ले गई।
ये बहुत भव्य थी, एक शानदार साइन बोर्ड लगा था और कर्मचारी ग्राहकों के इंतजार में प्रवेश द्वार पर खड़े थे। एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने कदम रखा और कर्मचारी बड़ी बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, आपस में लड़ने लगे कि उसकी सेवा कौन करेगा। उस दुकान में बिक्री के लक्ष्य तय थे। जो कर्मचारी उन्हें पूरा नहीं करते, उनकी तनख्वाह कट जाती थी। अमीर ग्राहकों का मतलब था बेहतरीन अनाज और बड़ी टिप। फिर शुर और मैं दरवाजे तक गए। फटे पुराने कपड़े, धूल भरे चेहरे, साफ तौर पर गरीब। हमारा स्वागत करने कोई नहीं आया। एक नौकर ने हमारी तरफ देखा और सबसे कम उम्र की कर्मचारी को आगे धकेल दिया। जाओ, तुम जाकर इनकी सेवा करो। वह लड़की मुश्किल से 12 या 13 साल की रही होगी, छोटी, शर्मीली और गुलाबी गालों वाली। यह उसका पहला दिन था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके वरिष्ठ कर्मचारी उस पर बेकार ग्राहकों का बोझ डाल रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी, प्यार से मुस्कुराए और हमें अंदर ले आई। मुझे इस अनदेखी से कोई परेशानी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में नौकरी की तलाश और ब्लाइंड डेट्स के दौरान मैंने बहुत तिरस्कार झेला था। मुझे इसकी आदत थी। उस लड़की ने हमें 3 प्रकार का अनाज दिखाया, निम्न स्तर का 400 सिक्कों में, सामान्य 500 में और उच्च गुणवत्ता वाला प्रीमियम अनाज 600 सिक्कों में। शुर ने फुसफुसाते हुए कहा कि दाम उचित है। हमने पहले निम्न स्तर का अनाज देखा, खुरदरा, भूसी से भरा हुआ और एकदम सख्त। सामान्य वाला थोड़ा बेहतर था लेकिन फिर भी खराब ही था। अंत में हम प्रीमियम अनुभाग में आए। मैंने एक मुट्ठी अनाज उठाया, साफ उच्च गुणवत्ता वाला, जो अमीर परिवारों के लिए था। शुर तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछा। हमारे पीछे खड़े एक नौकर ने हंसते हुए ताना मारा। ये भिखारी अमीर होने का नाटक कर रहा है, चिथड़े पहने हुए है और प्रीमियम अनाज देख रहा है। इसके पास तो शायद 600 कपड़े भी नहीं होंगे। फिर उनकी नजर शुर पर पड़ी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने उसके शरीर पर भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, उसे न बिकने वाला माल कहने लगे। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें अपनी नजरों से घूरकर वहीं जमा दिया। शुर ने मेरा हाथ खींचा और मुझे सस्ते अनाज की तरफ ले जाने की कोशिश की। स्वामी, ये वाला अच्छा है। चूंकि तुम्हें लगता है कि वह प्रीमियम वाला अच्छा है, तो हम वही खरीदेंगे, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। 6 बोरी। वह बीच वाक्य में ही सुन्न रह गई। महोदय, 6 बोरी प्रीमियम अनाज। हम उधार नहीं देते, नौकर ने कहा। मैं मुस्कुराया और अपनी चांदी की 2 मुद्राएं निकाल ली। शुर ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया। हमारी उंगलियां एक दूसरे में गुंथ गईं। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया हो। उसका चेहरा डूबते सूरज की तरह लाल हो गया। हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते थे और सबके सामने हाथ पकड़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। चांदी देखकर उस नई लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने चांदी को छुआ, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह घबरा गई। महोदय, पहले उनसे कहो कि वे माफी मांगे, मैंने शांति से कहा, उन नौकरों की ओर इशारा करते हुए जो हमारा अपमान कर रहे थे। वरना हम किसी और दुकान से खरीद लेंगे। मैंने शुर की ओर मुड़कर पूछा, क्या किसी और दुकान पर चले? वह शर्मा गई, ये जानकर कि मैं उसके सम्मान के लिए खड़ा हूं। उसने उस लड़की से फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे वरिष्ठ कर्मचारी खुलेआम ग्राहकों के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। अगर मालिक को पता चल गया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुनकर वह लड़की पीली पड़ गई और दौड़कर अन्य कर्मचारियों के पास गई। उन्होंने अपना घमंड निगल लिया और माफी मांगने के लिए पास आए। मैंने चांदी सौंप दी। उस लड़की ने इसे तुरंत पकड़ लिया, कहीं मैं अपना मन न बदल लूं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं इसे अभी पैक करवाती हूँ। वे नौकर हक्के बक्के रह गए। इस फटेहाल लड़के के पास इतनी चांदी कहां से आई? 6 बोरी प्रीमियम अनाज उससे कहीं ज्यादा था जितना वे 10 दिन में बेच पाते। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ मिनट पहले वे हम पर हंस रहे थे। जिन नौकरों ने हमारा मजाक उड़ाया था, वे ही अब झुक झुक कर अनाज पैक करने में मदद करने लगे। उनके चेहरों पर झूठी मुस्कान थी। अजीब बात है कि चांदी देखते ही लोगों का नजरिया कितनी जल्दी बदल जाता है। 10 मिनट में सारा अनाज पैक हो गया। ये बहुत भारी था, इसलिए मैंने उन्हें इसे वहीं रखने को कहा। महोदय, 5 बोरी से ज्यादा की खरीदारी पर हम मुफ्त डिलीवरी देते हैं। बस अपना नाम और पता लिखवा दीजिए, लड़की ने कहा। इससे भी अच्छी बात यह रही कि उसने अपने मालिक को सारी बात बताई और दुकान की तरफ से उपहार के तौर पर कपड़े के थैले में थोड़ा अतिरिक्त अनाज लेकर लौटी। मैंने सिर हिलाकर उसका धन्यवाद किया। बाहर निकलते ही शुर फिर से चिंता करने लगी। स्वामी, वे लगभग 4 मुद्राएं थीं। हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं। अगर आप सस्ता वाला लेते तो हमें और मिल जाता। मैंने उसके गाल खींचे और मुस्कुराया। अरे पगली, हमारे घर में पत्थरों की एक पूरी खदान है। हमें पैसों की चिंता क्यों करनी चाहिए? वह शर्माए लेकिन पलटकर बोली, हमें तो ये भी नहीं पता कि वह असली चूना पत्थर है या नहीं। और अगर है भी तो हमें उसे खोदना होगा, पकाना होगा और खरीदार खोजने होंगे। मैंने उसका सिर थपथपाया और उसके कान के पास झुककर कहा, तुम बस अच्छा खाओ, मेरा ख्याल रखो और बाद में मुझे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे दो। वह सिहर उठी, उसके पैर कमजोर पड़ गए। मैंने उसे कमर से पकड़ लिया। ये लड़की सच में जानती थी कि मेरे दिल की धड़कन कैसे तेज करनी है। तभी एक चुपती हुई आवाज ने पल को तोड़ दिया। अरे वाह, तो ये रहा वो न बिकने वाला माल। मैं मुड़ा। एक किशोर लड़का वहां खड़ा था, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा था।
शुर शुर घबराकर मेरे और करीब आ गई। वह मेरा छोटा भाई है, उसने फुसफुसाकर बताया। लो एर्गो। वह थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी जबान बहुत गंदी थी। उसने शुर शुर का मजाक उड़ाते हुए उसे नकारा कहा। उसने कहा कि उनके पिता हर साल इसलिए पिटते थे क्योंकि उनकी माँ बेटे पैदा नहीं कर सकी, और उन बहनों को बचपन में ही पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। उसने हमारे सामने अनाज का एक थैला हिलाते हुए ताना मारा। शुर शुर गुस्से से कांप रही थी, लेकिन पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। इस लड़के ने उसे जीवन भर पीटा और परेशान किया था। वह नहीं रुका, उसने सीख का भी अपमान किया, उसे आलसी कहा और बोला कि उसे कभी पेट भर खाने को नहीं मिलेगा। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, लेकिन मैं शांत रहा। मैंने उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहा, कुत्ते, क्या तू हमेशा अपनी बहन के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है? उसने अपना सीना फुला लिया। तो क्या तू उसका रक्षक बनेगा? फिर उसका चेहरा बदल गया। वह पीला पड़ गया। रुक, तूने मुझे अभी क्या कहा? फिर से बोल। एर्गो इकलौता और बहुत लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बेटा था, लंबा, शिकार करने की वजह से हट्टा कट्टा, और हर किसी पर धौंस जमाने का आदी था। उससे एक कुत्ता बुलाए जाने पर आग बबूला हो गया। वह डरावना दिखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। मैंने उसके पीछे देखा और पाया कि शहर के रक्षक हमारी ही तरफ आ रहे थे। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में झोंक दी और सीधा एर्गो के पेट में दे मारा। वह दर्द से कराहता हुआ अपना पेट पकड़कर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कमजोर, फटेहाल बहनोई बीच बाजार में उसे पीटेगा। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसने पलटवार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, तभी उसकी नजर पास आते रक्षकों पर पड़ी। वह पीछे हटा और फुफकारते हुए बोला, तू तो गया। मैं मुस्कुराया। शायद अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। रक्षक लगभग हमारे पास ही थे। मैंने 2 कदम पीछे लिए, जमीन पर गिरा और अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने का नाटक करने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? दल के नेता ने कड़कती आवाज में पूछा। मैंने कांपते हुए हाथ से एर्गो की तरफ इशारा किया और हौंफते हुए बोला, श्रीमान, इस आदमी ने मुझ पर हमला किया है। मैंने बस कुछ ही शब्द कहे थे और इसने मुझे मुक्का मार दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एर्गो का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मैंने नहीं मारा, इसने मुझे मारा है। नेता ने पहले मुझे जमीन पर गिरे हुए, कमजोर और पीले पड़े हुए देखा। फिर उसने लंबे और गठीले बदन वाले एर्गो को देखा। जवाब बिल्कुल साफ था, तू हमारे साथ सरकारी दफ्तर चल। एर्गो ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। एक रक्षक ने उसे लात मारी, दूसरे ने उसके सिर पर वार किया। इस कमजोर शरीर के साथ ये तुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? अगर इसके पास 100 गुना ताकत होती तो भी नहीं। झूठ बोलना बंद कर। उन्होंने एर्गो को घसीट लिया। वह पलटा और शुर शुर पर चिल्लाया, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुझे कभी कुछ नहीं दूंगा। उन्होंने उसे चुप करा दिया। उनके जाते ही मैं आराम से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और मुस्कुराया। ये सिर्फ एक चेतावनी थी। अगली बार अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं इसका इससे भी बुरा हाल करूंगा। शुर शुर हंसते हुए मेरे कपड़े साफ करने में मदद करने लगी। स्वामी, आप कितने अच्छे अभिनेता हैं। बेशक तुम्हारा पति कई कलाओं में माहिर है। चलो अब कपड़े खरीदते हैं। मैं लोगों की इन नीची नजरों से थक चुका हूँ। शहर अब और व्यस्त हो गया था। सड़क किनारे लोग गाजर और मेवे बेच रहे थे। हम एक कपड़ों की दुकान में गए। मालकिन, जो 40 के आसपास की एक मिलनसार औरत थी, हमें अलग अलग कपड़े दिखाने लगी। मैंने शुर शुर के लिए चमकीला लाल और अपने लिए काला रंग चुना। क्या तुम पर लाल रंग जचेगा? मैंने उससे पूछा। उसने मिठाई चबाते हुए सिर हिलाया। लाल रंग सुंदर है, लेकिन जल्दी गंदा हो जाता है। काला बेहतर है, उसे बार बार धोना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। यहाँ कपड़े धोने की कोई मशीन नहीं थी। सर्दियों में कपड़े धोना नर्क के समान होगा। ठीक है, काले रंग का कपड़ा। हम दोनों के लिए 2-2 जोड़े, मैंने कहा। 2 जोड़े सुनकर शुर शुर को लगभग फंदा लग गया। 2 जोड़े, एक काफी है। आप 2 रख सकते हैं और बदल बदल कर पहन सकते हैं। मैंने त्योरियां चढ़ाई। हर व्यक्ति के लिए एक जोड़ा। तो हम कपड़े कब धोएंगे? शुर शुर ने मुझे समझा ही लिया कि हम में से प्रत्येक के लिए कपड़ों का एक सेट काफी था। सर्दियों में सूती कपड़ों को धोने से उनकी गर्मी खत्म हो जाती है, और यहाँ कपड़े धोने की मशीनें नहीं थी। हम कपड़ा खरीदेंगे और उन्हें घर पर सिल लेंगे। ठीक है, एक बार मैं कुछ चूना बेच दूं तो और खरीद लूंगा। हमने मांस खरीदा और चूने की कीमतों के बारे में पूछते हुए शहर में घूमने लगे। चूने की एक बोरी लगभग 650 सिक्कों में बिक रही थी, जो कि प्रीमियम अनाज के बराबर ही थी। दाम सही था, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इमारतें बनाने में होता था। तभी मैंने एक युवक को लंगड़ाते हुए एक दवाखाने में जाते देखा। उसके पैर से खून टपक रहा था। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उदासी से सिर हिलाया। कितने अफसोस की बात है, यह अपना पैर खो देगा। मैं भ्रमित था। क्या वे सिर्फ खून बहना रोककर इसका इलाज नहीं कर सकते? बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि रक्तस्राव रोकने वाली सभी औषधियां युद्ध के मोर्चे पर भेज दी गई हैं। आम दुकानों पर कुछ नहीं बचा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। अपने पिछले जीवन में मैं गांव में पला बड़ा था और मैंने देसी जड़ी बूटियों के नुस्खे सीखे थे। उनमें से एक नुस्खे में एक खास जंगली घास को चूने में मिलाकर ऐसी दवा बनाई जाती थी जो खून बहना तुरंत रोक देती थी। अगर इस राज्य को ऐसी दवा की सख्त जरूरत थी, तो मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा सकता था।
लेकिन पहले मुझे ये पता लगाना था कि क्या वह जड़ी बूटी यहाँ मौजूद है। घर लौटते समय मैं जानबूझकर पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से होकर गुजरा और उसे वहीं पहाड़ी पर उगते हुए पा लिया। शुर शुर, क्या तुमने पहले कभी यह घास देखी है? उसने उसे ध्यान से देखा। ये तो बस एक तरह की जंगली घास है, लेकिन इसका एक विशेष उपयोग था। ये हर जगह होती है, लेकिन बड़े झुंडों में नहीं उगती। मैं मुस्कुराया। मैं इससे खून रोकने वाली अचूक औषधि बना सकता हूँ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जानती थी कि वह दवा कितनी कीमती थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि यह घास मिट्टी की तरह आम थी और आज तक किसी को इसका कोई उपयोग नहीं पता था। वह मुझे बढ़ती हुई प्रशंसा की नजरों से देखने लगी। पहले चूना पत्थर जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और अब एक बेकार खरपतवार से जीवनदायिनी दवा। उसकी आंखें सच में चमक उठी। मैं थोड़ा और तनकर खड़ा हो गया। इसके काम करने की 80% संभावना है। चलो कुछ तोड़ते हैं और कोशिश करते हैं। सूरज ढलते ही हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसे उठाया और घर की ओर चल पड़े। गांव के दरवाजे पर मुखिया लिता ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने हमारे अनाज के छोटे से थैले को देखा और अगली बार हमें अपनी बैलगाड़ी उधार देने की पेशकश की ताकि हम सर्दियों के लिए कुछ 100 बोरियां ढो सकें। मैंने कृतज्ञता से हामी भर दी। कुछ ही कदम दूर हमारी मुलाकात निर्मुंसी में दानेव से हो गई। दानेव दौड़कर ऐसे पास आया जैसे कोई बहुत फिक्रमंद बुजुर्ग हो। उसने मेरे अनाज के छोटे से थैले को देखा और जीभ चटकाते हुए बोला, इतना कम? अभी से मेरे लिए 8 चांदी के सिक्के बचा रहे हो? उसकी नजर खिसक कर शुर शुर पर गई और उसकी गंदी आंखें उसके बदन को घूरने लगी। मैंने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। एरमानजी भी बीच में कूद पड़ा और मुझे बाजार में सस्ता अनाज ढूंढने में मदद करने की पेशकश करने लगा। मैं विनम्रता से मुस्कुराया, इसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा। मुझे पता था कि वे सस्ते स्टॉल रद्दी माल बेचते हैं। कुछ भी ढंग का हो तो सीधा 370 सिक्कों में अनाज के व्यापारियों के पास जाता है। कोई भी सड़क किनारे के स्टॉल से दया खाकर अच्छा अनाज नहीं बेचता। मैं बिना कुछ और कहे उनके पास से गुजर गया। मैंने घर पर कुछ बड़ा करने की ठान ली थी। मेरे पीछे मैंने उन्हें बड़बड़ाते हुए सुना, इस छोकरे में तो कोई तमीज ही नहीं है। हम इसके बड़े बुजुर्ग हैं और यह हमें ऐसे अनदेखा कर रहा है। वे ऐसे नाराज लग रहे थे मानो उनका झूठा दिखावा किसी असली एहसान के लायक हो। जब मैं घर पहुंचा तो आंगन का नजारा ही बदला हुआ था। रसोई को 4 मजबूत खंभों के साथ ठीक कर दिया गया था ताकि वह अब और न गिरे। घर के सामने चूना पत्थर का एक ढेर लगा था। लड़कियां सुबह से ही खुदाई कर रही थी। 5 मेहनती पत्नियों का होना सच में एक अलग ही बात थी। शुर शुर दौड़कर मेरे लिए पानी लाई, फिर मेरे पैर धोने लगी। उसने मेरे पैरों में छाले देखे और चिंतित हो उठी। अब से शहर के काम मुझे संभालने दीजिए, उसने कहा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हमने बराबर ही दूरी तय की थी, लेकिन वह मेरी ऐसे फिक्र कर रही थी जैसे मैं कांच का बना हूं। एक बार चीजें ठीक हो जाएं, तो मेरी बहनें और मैं ऐसा काम ढूंढ लेंगी जिससे आप अच्छे से जी सकें, उसने आगे कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने उसे बताया कि मैं पैसे कमा सकता हूं, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस बीच बाकी औरतें दिन भर से पत्थर ढो रही थीं। ली दानेव ने सड़क पर उन्हें परेशान किया था, उन्हें लालची नजरों से घूरा था और यहाँ तक कि उन्हें मेरे बजाय अपने साथ रहने के लिए भी कहा था। वह जानता था कि बीच रास्ते में पकड़ी गई महिलाओं को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। वह उनके साथ जो चाहे कर सकता था। येनियन ने तो उसे लगभग मुक्का मार ही दिया था। शेरोन ने उसे पीछे खींचा। किसी आदमी को पीटने का मतलब था अधिकारियों के साथ गंभीर मुसीबत मोल लेना। दानेव और भी निडर हो गया। उसने अपना चेहरा आगे किया और ताना मारा, मारना, मार मुझे। तो मैंने मार दिया। मैं आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पहली बार किसी को मार खाने के लिए भीख मांगते देखा है, मैंने अपना हाथ झटकते हुए कहा। इसकी चमड़ी बहुत मोटी है। येनियन को लगा कि मेरे हाथ में चोट लगी है। येन येन की आंखें चमक उठीं। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और उस पर फूंक मारी। दानेव स्तब्ध और आग बबूला था। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। मेरी पत्नियों की इज्जत करना सीख ले। अगली बार मैं सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसे कल वाला चाकू याद आ गया और वह पीछे हट गया। बस इंतजार कर, वह गुर्राया और फिर भागकर घर चला गया। रात के खाने के वक्त जेड ने हमारे द्वारा खरीदे गए मांस में प्रीमियम अनाज पकाया। मांस के सूप के साथ सफेद चावल। इसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। औरतें लाल आंखों से खाने को घूर रही थीं। शुशा और उसकी बहनों ने घर पर शायद ही कभी मांस खाया था। ये हमेशा पहले लड़कों को ही परोसा जाता था। शेरोन तो बीच में ही रोने लगी। क्या हुआ? शुर शुर ने पूछा। एक सर्दियों में उसकी मां ठंड से जमकर मर गई थी। तब से वह और शाओचिन अकेले ही जिंदा बचे थे। मेरे सीने पर कुछ भारीपन सा छा गया। इस युग में पैदा होना ही क्रूर था। पुरुष युद्धों में मारे जाते थे। महिलाओं के साथ संपत्ति जैसा व्यवहार किया जाता था। एक पल के लिए मैं सबको बचाना चाहता था, लेकिन मैंने उस विचार को झटक दिया। मेरे पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थी, कोई जादुई उपकरण नहीं थे। मैं बस इतना कर सकता था कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखूं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बेहतर बनाऊं। रात के खाने के बाद मैंने महिलाओं को उस 4 पत्ती वाली घास और खून रोकने वाले पौधे के बारे में बताया। शाओचिन ने पूछा कि क्या वह दवा सच में कीमती है। शाओरेन ने उसे डांटा।
सारी दवाइयां युद्ध के मोर्चे पर भेजी जा रही थी, ऐसे में आम लोगों के पास खून रोकने के लिए कुछ नहीं था। अगर हम इसे बना सकें तो हम अमीर हो जाएंगे। शाओ चिन की आंखें उम्मीद से चमक उठी, लेकिन मैं देख सकता था कि उसे अभी भी मुझ पर शक था। बाकी लड़कियां भी चिंतित थीं। हमने पैसे बचाने के बजाय अपनी ज्यादातर चांदी, प्रीमियम अनाज और मांस पर खर्च कर दी थी। रात के खाने के बाद शाओरन फिर रोने लगी। वह खाने के लिए आभारी थी, लेकिन इस बात से खौफजदा थी कि हमारा पैसा सर्दियों तक नहीं टिकेगा। उसे चूने या दवा पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए चुप रहना ही ठीक समझा। सूरज ढलते ही गांव के प्रवेश द्वार पर एक गधा गाड़ी दिखाई दी। गांव का मुखिया लिता देखने गया। गाड़ीवान ने कहा कि वह अनाज देने आया है। लिता भ्रम में पड़ गया। गांव में किसी ने अनाज मंगवाया ही नहीं था। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या यह मेरे लिए हो सकता है? लेकिन वह गरीब लड़का इतना सारा अनाज क्यों खरीदेगा कि उसके लिए एक गाड़ी की जरूरत पड़ जाए? गांव के मुखिया को भ्रमित देखकर बातूनी गाड़ीवान ने समझाया, हम 100 फैमिलीज ग्रेन शॉप की डिलीवरी टीम से हैं। अगर आप हमारी दुकान से उच्च गुणवत्ता वाले अनाज की 5 बोरियों से ज्यादा खरीदते हैं तो हम इसे आपके घर तक मुफ्त पहुंचाते हैं। आज 15 या 16 साल का एक युवा लड़का, जिसका नाम लिन कुछ था, एक खूबसूरत लड़की के साथ अनाज खरीदने आया था। गांव के मुखिया ने सोचा, 15 या 16 साल का एक खूबसूरत लड़की के साथ, वह जरूर लिन शियाओ फैन होगा। क्या उसने सच में 5 बोरियों से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला अनाज खरीदा है? पैसों की कितनी बर्बादी है। ये सोचकर गांव का मुखिया थोड़ा चिढ़ गया। गांव का कोई भी परिवार लिन शियाओ फैन से बेहतर स्थिति में था। उस नौजवान के पास थोड़ी सी ही चांदी थी और उसने उसे बचाया भी नहीं। अच्छा अनाज तो सबको पसंद है, लेकिन इसे खाने के बाद क्या? क्या तुम और तुम्हारी पत्नियां बस खाली बैठोगे और कुछ नहीं करोगे? वैसे वह नौजवान रहता कहाँ है? मैंने पहले कभी अपने गांव में ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं सुना, गाड़ीवान ने फिर पूछा। यह कोई उत्सुकता नहीं थी, बल्कि दुकान के मालिक ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अनाज खरीदने वाले की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाए। उसका नाम लिन शियाओ फैन है और वह यहीं का रहने वाला है। जहां तक उसके घर की बात है, गांव के प्रवेश द्वार से सीधे चले जाओ और पहाड़ी के ऊपर पहला घर उसी का है। ये देखकर कि गांव का मुखिया सच में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, गाड़ीवान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। ली एरमानजी और ली दुन्यो, जो सड़क पर खेल रहे थे, गधा गाड़ी को देखकर तुरंत उत्साहित हो गए। वहां मनोरंजन के नाम पर कुछ खास नहीं था और औरतें खेतों में काम करने में व्यस्त थी। वे बस बाहर खेलने, गपशप करने और मजे करने आए थे। दिन भर घर पर रहना उबाऊ होता था, इसलिए उन्हें सड़क पर मजे करना पसंद था। वे गांव में होने वाली हर हलचल पर नजर रखते थे। ली दुनियो पास आया और पूछा, भाई तुम लोग गांव में क्या कर रहे हो? गाड़ीवान ने किसी को बात करते देखा तो पूछा, कोई बहुत भारी मात्रा में अनाज खरीद रहा है। ली दानेओ ने सवाल किया। गाड़ीवान ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है ये लिन शियाओ फैन का है। उसने 6 बोरी सबसे उम्दा गुणवत्ता वाला अनाज खरीदा है। हमारी अनाज की दुकान का नियम है, अगर आप 5 बोरी से ज्यादा उत्तम अनाज खरीदते हैं तो हम इसे मुफ्त पहुंचाने में मदद करते हैं। क्या उसने 6 बोरी उत्तम गुणवत्ता वाला अनाज खरीदा? ली एरमानजी तुरंत सकते में आ गया। उसे याद आया कि वह अभी कुछ देर पहले ही उसके लिए सस्ता अनाज ढूंढने की बात कर रहा था। किसे पता था कि यह छोकरा एक ही बार में 6 बोरी सबसे महंगा अनाज खरीद लेगा। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इतना सारा अनाज इसलिए खरीदा क्योंकि वह इसे वहन नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद इतना सारा ढो नहीं सकता था। पास खड़े ली दानेओ के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जहां तक उसे पता था, लिन शियाओ फैन के पास सिर्फ 7 चांदी के सिक्के थे। 6 बोरी प्रीमियम अनाज की कीमत लगभग 4 चांदी के सिक्के होगी। इसके अलावा आज वह जो कपड़ा घर लाया था, उसके बाद शायद उसके पास ज्यादा पैसे बचे ही नहीं होंगे। फिर वह उसके 8 चांदी के सिक्के कैसे चुकाएगा? वह उसे बेच तो नहीं सकता था ना। उस टूटे फूटे घर में उसके दुबले पतले शरीर को देखते हुए उसे बेचने पर भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये सोचकर ली दानेओ को एहसास हुआ कि उसके 4 चांदी के सिक्के डूब सकते हैं। वह अचानक बेचैन हो गया। ये छोकरा इतना खर्चीला क्यों है? अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा और अपनी चांदी वापस लेनी होगी। उसने ये कहा और लिन शियाओ फैन के घर की ओर बढ़ने ही वाला था। दानेओ भाई, शांत हो जाओ। अभी उसके घर जाने से तुम्हें चांदी नहीं मिलेगी। आखिरकार उसने शर्त नहीं तोड़ी है। ली मोंजी ने जल्दी से उसे रोका। ली दानेओ ने कुछ पल सोचा। वहां जाने से कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन न जाने से उसका गुस्सा भी शांत नहीं होता। मेरी 4 चांदी की मुद्राएं दांव पर लगी हैं। ये सब क्या बकवास है? वह आग बबूला होकर घर की तरफ चला गया, यहां तक कि अपनी आराम कुर्सी भी वहीं छोड़ दी। वैसे ये लिन शियाओ फैन आखिर है कौन? गाड़ीवान ने पास खड़े ली एरमानजी की तरफ देखकर पूछा। उसके माँ बाप नहीं है, आज अपना आखिरी निवाला खाता है और कल भूखा सो जाता है। जाकर खुद ही देख लो। गांव के प्रवेश द्वार से सीधे जाओ और सबसे खस्ताहाल घर उसी का है। ली एरमानजी ने जवाब दिया। उसे ये सब बेकार लग रहा था और वह अपनी पत्नी को गले लगाने के लिए घर जाना बेहतर समझ रहा था। लिन शियाओ फैन को खुद से बेहतर खाते हुए देखकर उसे थोड़ी जलन हो रही थी। जब गाड़ीवान अनाज लेकर आया तो उसे मांस की लुभावनी महक आने लगी।
उसने एक गहरी सांस ली और उसी समय लिन शियाओफैन ने अपना खाना खत्म किया था। कुछ औरतों ने अनाज को घर के अंदर पहुंचाया, जो पहले से ही चीजों से भरा हुआ था। अचानक इतना सारा अनाज देखकर उन कुछ औरतों को ज्यादा खुशी नहीं हुई, बल्कि चिंता होने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनाज खरीदा जा चुका था और उनका पति दयालु था। अगर हालात मुश्किल हुए तो वे इंतजार कर सकती थी और बाहर जाकर कोई काम ढूंढ सकती थी। उनका पति उनके लिए इतना अच्छा था कि वे उसे निराश नहीं कर सकती थी। अपनी पत्नियों को व्यस्त देखकर लिन शियाओफैन आंगन में एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने वाला था, लेकिन कोई बादल नहीं थे, इसलिए रात उजली होनी चाहिए। प्राचीन काल में शहरों की कोई तेज रोशनी या प्रदूषण नहीं होता था, इसलिए चांद और सितारे बहुत तेजी से चमकते थे, जो अंधेरी सड़कों को रोशन करने के लिए काफी थे। अगर बादल छाए हों तो घुप अंधेरा हो जाता था, कुछ भी देखना लगभग असंभव हो जाता था। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था और वह सोच रहा था कि उसकी चूने की भट्ठी का क्या हुआ। उसे लगा कि वह शायद ठीक ही होगा। जब वह स्कूल में था तो उसने इसका अध्ययन किया था और वीडियो देखे थे, लेकिन अंतिम उत्पाद देखे बिना वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अब जब वह अपनी पत्नियों को घर ले आया था तो इस देश के नियमों के अनुसार वह आधे साल तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जब युद्ध करीब होता था तो अधिकारी सैनिकों की भर्ती के लिए गांव में आ सकते थे। परिवारों को पैसा चुकाने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ता था। उसे नहीं पता था कि युद्ध कब हो सकता है, लेकिन उसे उससे पहले पैसे कमाने थे। वरना अगर वह युद्ध के मैदान में गया तो यह जिंदगी और मौत का सवाल होगा। और अपने इस कमजोर शरीर के साथ वह शायद तोप का चारा ही बनकर रह जाता। जिंदा रहने के लिए उसे पहले पर्याप्त चांदी कमानी थी। वह इस प्राचीन समय में जीवन का आनंद लेने से पहले मरना नहीं चाहता था। यही सोचते हुए लिन शियाओफैन अपनी मिट्टी की भट्ठी की जांच करने के लिए पिछवाड़े में गया। कल समय कम होने के कारण उसने इसे जल्दी से बनाया था, इसलिए ये छोटी थी, लेकिन प्रयोगों के लिए काफी थी। एक बार जब वह तापमान और समय को नियंत्रित करना सीख लेगा तो वह एक बड़ी भट्ठी बना सकता है। चूना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज आग को नियंत्रित करना था। अगर आग बहुत कम हुई तो चूने का रंग सही नहीं आएगा और यह ठीक से नहीं चिपकेगा, जिससे इसकी कीमत कम हो जाएगी। अगर आग बहुत तेज हुई तो ये बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा, जिससे ये खराब दिखेगा और संसाधनों की बर्बादी होगी। उसके पास अभी कोयला भी नहीं था, इसलिए सही तापमान तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा, जिससे प्रयोगों की लागत बढ़ जाएगी। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? उसकी सोच में रुकावट आए। लिन शियाओफैन ने ऊपर देखा और पाया कि शुर और बाकी औरतें उसके पीछे खड़ी थीं। अंधेरा हो रहा था और वह बाहर चला गया था। वे चिंतित थीं, इसलिए उसके पीछे आ गईं। सबको इतना फिक्रमंद देखकर लिन शियाओफैन को अंदर से गर्माहट महसूस हुई और वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है समय आ गया है। मैं भट्ठी शुरू करने जा रहा हूँ। ये काम हम पर छोड़ दीजिए। आप बस पास में ही आराम कीजिए। यिन यिन ने कहा कि वह लिन शियाओफैन की भट्ठी खोलने में मदद करने वाली थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये पहली बार है जब हम इसे पका रहे हैं। मैं खुद करूंगा। लिन शियाओफैन ने यिन यिन को पीछे रोक दिया। वह इस पहले प्रयास को लेकर काफी उत्साहित था। लिन शियाओफैन को इतना उत्सुक देखकर महिलाओं ने और कुछ नहीं कहा। जब तक उनका पति खुश था, उनके लिए इतना ही काफी था। सभी ने उम्मीद भरी नजरों से उस मिट्टी की भट्ठी को देखा। हालांकि उनके पति ने कहा था कि वह चूना बना सकता है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। चूना बनने की संभावना शायद बहुत कम थी, लेकिन अगर यह काम कर गया तो उन्हें अब और कठिनाई भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। सच में, सिर्फ इस एक साधारण सी मिट्टी की भट्ठी से क्या ये सच में चूना बना सकती है? ली शाओ चियान ने ज्यादा कुछ न कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि महिलाओं को लिन शियाओफैन पर कितना भरोसा था, वह खुद को रोक नहीं पाए। अपने पिछले जन्म में उसने टीवी पर भट्ठी में आग लगाने के दृश्य देखे थे। वे भट्टियां कम से कम एक घर जितनी बड़ी होती थी, लेकिन लिन शियाओफैन की यह छोटी सी घर के आकार की मिट्टी की भट्ठी यह क्या ही बना लेगी। ली शाओ चियान चुप हो गई। ली शाओ आन ने जल्दी से उसे घूरा और उसे रोक दिया। उसने पहले ही कहा था कि वह अब ली शाओ चियान की परवाह नहीं करेगी, लेकिन जब से उनकी मां मरी थी, वे दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर थी। क्या वह सच में उसे नजरअंदाज कर सकती थी? ये देखकर कि लिन शियाओफैन ने कुछ नहीं कहा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। उसकी मुसीबतें आज नहीं तो कल जरूर आएंगी। लिन शियाओफैन भट्ठी की जांच करने गया। अंदर की लकड़ी पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। क्योंकि रात का अंधेरा था, वह अंदर सिर्फ एक काला गड्ढा ही देख सकता था। लिन शियाओफैन को चुप देखकर बाकी सब भी देखने के लिए आगे बढ़े। अंदर पूरी तरह से काला था और चूने का कोई नामो निशान नहीं था। शायद प्रयोग विफल हो गया था। हालांकि औरतों को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद थी। उनका पति गांव में पला बड़ा था और उसने शायद ही कभी चूना पत्थर देखा हो, इसलिए गलतियां होना सामान्य बात थी। भले ही वह सही था, लेकिन एक या दो कोशिशों में चूना बनाना संभव नहीं था। स्वामी, कोई बात नहीं। पहली बार में असफल होना आम बात है। हाँ, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, इसलिए विफलता कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस कुछ और बार कोशिश करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत ताकत है।
अगर एक कोशिश काम नहीं करती तो हम 2 बार कोशिश करेंगे। अंततः हमें चूना मिल ही जाएगा। स्वामी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। औरतें एक के बाद एक उसे दिलासा देने लगी। आखिरकार वह ये सब उन्हीं की भलाई के लिए तो कर रहा था। वह बस उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। अगर वह निराश हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। क्या मैंने सही सुना? लिन शियाओफैन, तुम शराब बना रहे हो? पीछे से एक कर्कश हंसी सुनाई दी जैसे ही ली दानेउ और ली एरमानजी पास आए। वे दोनों भी रात में टहलने निकले थे। दूर से उन्होंने लिन शियाओफैन के पिछवाड़े में बहुत से लोगों को इकट्ठा होते देखा, इसलिए वे तमाशा देखने चले आए। उनकी बातचीत से उन्हें लगा कि लिन शियाओफैन शराब बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह विफल हो गया है। ली दानेउ कई बार लिन शियाओफैन से मुंह की खा चुका था, और चूंकि उसे एक अच्छा मौका मिल गया था, उसने सोचा कि थोड़ा मजाक उड़ा ही लिया जाए। ली एरमानजी भी बस तमाशा देख रहा था और उसे भी इसमें शामिल होने में कोई परेशानी नहीं थी। जियाफैन, मैं ये तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है? चूना बनाना कोई ऐरा गहरा काम नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर कर ले। अपना समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें खेती पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग उसी लायक है। ली दानेउ ने एक बुजुर्ग होने का नाटक करते हुए पूरी गंभीरता से कहा। और वैसे भी चूना पत्थर की खदानें हमारे बस की बात नहीं है। अधिकारियों को पता होता है कि खदानें कहाँ हैं। क्या तुम्हारे पास चूना पत्थर है भी? उसने पास पड़े कुछ फीके भूरे पत्थरों को देखा और जोर से हंसने लगा। जियाफैन, तुम सच में इन पत्थरों को चूना पत्थर समझ बैठे हो क्या? हाँ, ये तो मजाक हो गया। चूना पत्थर भूरा नहीं होता। तुम पहाड़ से ये पत्थर खोद लाए और सोचा कि तुम चूना बना लोगे। क्या तुम पागल हो? अपने पति का मजाक उड़ता देख औरतें तुरंत भड़क उठी। मेरे पति जो भी करना चाहते हैं उससे तुम्हारा क्या लेना देना? और किसने कहा कि वो चूना नहीं बना सकते? तेजतर्रार स्वभाव वाली यिन येन गुस्से से उबल रही थी। अरे ओ छोकरी, पहाड़ से कुछ पत्थर उठाकर चूना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और तुम्हारे इस पति की बात करें, जो बचपन से ही बीमार रहा है, वो चूना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो नामुमकिन है। किसी को वापस जवाब देते देख ली दानेउ का हौसला और बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि लिन शियाओफैन चूना नहीं बना सकता, इसलिए वह बेझिझक उसका मजाक उड़ा रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब रोज ये पत्थर घर क्यों ला रही हो। पहले मुझे लगा तुम घर बना रहे हो, लेकिन तुम तो चूना बनाने चले हो। तुम गंवारों को तो बुनियादी बातों का भी ज्ञान नहीं है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने वो सुनसान और बंजर पहाड़ी चुनी। ये सब बहुत हास्यास्पद है। अगर तुम्हारा पति सच में चूना बना ले तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा। यिन येन और बाकी औरतें तुरंत आग बबूला हो गईं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, क्योंकि उनके पति ने सच में अभी तक कोई चूना नहीं बनाया था। रात के समय गांव में वैसे भी बहुत शांति होती थी। हालांकि पहले थोड़ा शोर हुआ था, जिससे आस पड़ोस के लोग बाहर निकल आए थे कि आखिर माजरा क्या है। अब वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। जब उन्हें पूरी बात समझ आई तो वे आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि लिन शियाओफैन हवा में महल बना रहा है। लिन शियाओफैन चूना बनाना चाहता है। क्या वो पैसों के लालच में पागल हो गया है? ऐसा पेचीदा काम बिना पुश्तैनी हुनर के नहीं किया जा सकता। भला वो इसे कैसे बना सकता है? मैं भी सोचूं कि उसकी पत्नियां पूरा दिन पत्थर ढोने में क्यों लगी रहती हैं। ये चूना ऐसे ही किसी भी पत्थर से नहीं बन जाता। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। और वो सोच भी क्या सकता है। बचपन से ही वो बिस्तर पर पड़ा रहा है, तो अगर उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिन शियाओफैन पर सबको उंगली उठाते देख एरमानजी के चेहरे पर भी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान तैर गई। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन उसने फिर भी एक बुजुर्ग की तरह ही बात की। शियाओफैन, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें कोई काम ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन कम से कम अपनी इज्जत की रोटी तो कमा सकोगे। हमें इस तरह के तकनीकी कामों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लिन शियाओफैन ने उनकी किसी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी उस मिट्टी की भट्टी के अंदर कुछ टटोलता रहा। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसकी मुट्ठी में एक सफेद पत्थर का टुकड़ा था। अचानक दानेउ की हंसी रुक गई और आसपास की फुसफुसाहट भी शांत हो गई। ये क्या है? एरमानजी ने सदमे में पूछा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और लिन शियाओफैन के हाथ से उस पत्थर को झपट लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने पहले कभी किसी को चूना बनाते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब गांव में पहले घर बने थे तो कुछ पैसे वाले परिवारों ने कच्चा चूना खरीदा था। ये पत्थर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लेकिन क्या लिन शियाओफैन विफल नहीं हो गया था? ये वो चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बस थोड़े बहुत चूने जैसा दिख रहा है। ये कच्चा चूना ही है, लिन शियाओफैन ने बड़ी शांति से कहा, जैसे वह बस ये बता रहा हो कि रात कितनी सुहानी है। असल में ये कच्चा चूना ही होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, सबकी सांसें अटक गईं। क्या ये सच में चूना है? क्या ये छोकरा कामयाब हो गया? धूल जैसे दिखने वाले इन टूटे पत्थरों का इस्तेमाल करके? असंभव, बिल्कुल नामुमकिन। ये लड़का तो हमेशा बीमार रहता है, कभी घर से बाहर नहीं निकलता, इसे कोई अनुभव नहीं है। इसने तो शायद कभी चूने की भट्टी देखी भी नहीं होगी। ये कैसे बना सकता है? ये बस चूने जैसा दिख रहा है। ये पक्का कोई आम पत्थर होगा।
ली दानेऊ भी स्तब्ध था और उसने तुरंत बात काटने की कोशिश की। चूना बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में असली चूना पत्थर और आग पर सटीक नियंत्रण की जरूरत होती है। इसे ठीक से पकाने के लिए बहुत अनुभव चाहिए। लिन शियाओफैन भला ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक उसी पल गांव का मुखिया भीड़ को चीरते हुए आगे आया और उसने उस पत्थर की बारीकी से जांच की। उसने उसे अपने हाथों से छुआ और उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। ये तो, भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या ये संभव है? लिन शियाओफैन ने सच में चूना बना लिया। क्या उसके पास चूना बनाने का कोई गुप्त तरीका है? यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैंने तो सुना था कि चूना बनाने का तरीका पूर्वजों से मिलता है और किसी बाहरी को नहीं बताया जाता। ये तो बस एक अनाथ लड़का जो कभी गांव से बाहर तक नहीं गया, इसे चूना बनाना कैसे आ सकता है? चाहे वो तुक्का मार रहा हो या सच में गुणी हो, उसने इसे बना तो लिया है ना। और अगर वो इसे बना सकता है, तो इसका मतलब है कि उस पहाड़ पर सच में चूना पत्थर की खदान है। लिन शियाओफैन के हाथ तो खजाना लग गया है। लेकिन रुको, उस जमीन पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। क्या उसके अंदर सच में चूना पत्थर हो सकता है? अरे, तुमने इन दिनों उसकी पत्नियों को वहां खुदाई करते नहीं देखा क्या? किसने सोचा था कि ऐसा नीरस दिखने वाला पत्थर चूने में बदल सकता है? मैंने सुना है कि चूना पत्थर की कीमत अच्छे अनाज के बराबर होती है। अगर उन्होंने उस पहाड़ के सारे पत्थर निकाल लिए तो उनके पास कितना पैसा होगा? लगता है लिन शियाओफैन जल्द ही अमीर होने वाला है। धत्तेरे की, मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं होती? खैर, हमें जल्दी से लिन शियाओफैन की चापलूसी करनी चाहिए। शायद भविष्य में हमें कुछ फायदा हो जाए। शियाओफैन मेरी एक 16 साल की बेटी है। वह अभी बच्ची है, लेकिन कामकाज में बहुत होशियार है। क्या तुम उसके बारे में विचार करना चाहोगे? ली दानेओ इतने गहरे सदमे में था कि वह काफी देर तक उबर ही नहीं पाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिन शियाओफैन चूना बना सकता है। जब उसने सुना कि गांव वाले उसकी चापलूसी करने लगे हैं, तो वह बेचैन हो गया। ये गरीब, अनुभवहीन गंवार लड़का, हर कोई उसकी चापलूसी क्यों कर रहा था? और वह पहाड़ी की ढलान तो बस कुछ चांदी के सिक्कों में खरीदी गई थी, जिसे लिन शियाओफैन ने खुद चुना था। उसने शुरुआत में उसे फंसाने की सोची थी, लेकिन इसके बजाय लिन शियाओफैन की किस्मत चमक गई और उसने भारी मुनाफा कमा लिया। ये सब ऐसे ही नहीं चलने दिया जा सकता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसने तो बस एक छोटा सा टुकड़ा ही बनाया है। जरा सोचो, ये भट्ठी इतनी बड़ी है कि इसमें एक ही बार में कई बोरियां बन सकती हैं। फिर वो सिर्फ इतना छोटा सा टुकड़ा ही बाहर क्यों लाया? लिन शियाओफैन, तुम्हारा क्या ख्याल है? पास से ही एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वहां ली दानेऊ खड़ा था, जिसके चेहरे पर खींच साफ दिखाई दे रही थी। लोगों को पहले ही लिन शियाओफैन की काबिलियत पर शक था, और ली दानेऊ की बातों के बाद सबने अपनी आंखों पर भरोसा करना बेहतर समझा। सबकी नजरें लिन शियाओफैन पर टिक गईं, उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लिन शियाओफैन ने शांत नजरों से उस मुसीबत की जड़ ली दानेऊ को देखा। अगर वह भविष्य में बड़ा पैसा कमाना चाहता था, तो उसे कई लोगों को काम पर रखने की जरूरत थी, और पास के गांव वाले इसके लिए सबसे अच्छे विकल्प होते। अगर गांव वाले खुद उसकी चापलूसी करते, तो वह बाद में उन्हें काम दे सकता था, और वे इसके लिए उसके आभारी होते। लेकिन अगर वह खुद आगे बढ़कर लोगों को काम पर रखता, तो ऐसा लगता जैसे वह उनसे भीख मांग रहा हो, जिसका उतना असर नहीं होता। दानेऊ की दखलंदाजी ने इस सीधे से मामले को और उलझा दिया था। क्या हो अगर अंदर इस छोटे से टुकड़े से भी कहीं ज्यादा माल हो? लिन शियाओफैन ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर मैं चूना बना लूं, तो वह अपना सिर काटकर मेरे पैरों में डाल देगा। ली दानेऊ पल भर के लिए सन रह गया। जब उसने ध्यान से सोचा, तो उसे याद आया कि उसने सच में ऐसा कहा था। उस वक्त वह दोपहर में पड़े थप्पड़ की वजह से गुस्से में था, इसलिए उसने कड़वी बातें कह दी थी। लेकिन किसने सोचा था कि यह गंवार लिन शियाओफैन सच में चूना बना लेगा? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह नाटक करता और कहता कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा, तो वह आसानी से बच निकलता। आखिर लिन शियाओफैन के पास कोई सबूत तो था नहीं, और अगर सबूत होता भी, तो वह सच में उसका सिर थोड़ी काट लेता। वह दशकों से इस दुनिया में था, और जब बेशर्मी की बात आती, तो लिन शियाओफैन उससे कोसों दूर था। लेकिन हंगामा करना और बेशर्म होने का नाटक करना अब काम नहीं आने वाला था। अगर वह जबरदस्ती करता, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वे सब एक ही गांव के थे। वह अगले आधे साल तक सिर झुकाकर नहीं चलना चाहता था। मुझे लगता है तुमने तुक्का मारकर बस एक छोटा सा टुकड़ा बना लिया है। कुछ देर सोचने के बाद ली दानेऊ को आखिरकार एक तरकीब सूझ ही गई। लिन शियाओफैन ने सिर्फ एक टुकड़ा ही तो निकाला था, इसलिए अगर वह अपनी बात पर अड़ा रहे, तो वह अभी भी बच सकता था। इस तरह वह अपनी कुछ इज्जत भी बचा लेगा। अगर मेरी इस मिट्टी की भट्ठी में अभी भी चूना भरा हुआ हो, तो फिर क्या? लिन शियाओफैन ने अपने हाथ बांधे और मजाक उड़ाने वाले भाव से ली दानेऊ की तरफ देखा। तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है ना? चूंकि तुम्हें इसकी इतनी परवाह है, तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं। पहले तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने का नाटक करना पड़ता, लेकिन चूंकि तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, तो मैं वो मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हम एक ही गांव के पड़ोसी हैं। मैं तुमसे तुम्हारा सिर काटने के लिए नहीं कहूंगा। चलो 2 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाते हैं कि मैं। स्टोरी का ये पार्ट यही खत्म होता है।
पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।